बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, लेकिन मैं आज बहुत ज़्यादा खैरियत से नहीं हूं। खैरियत से नहीं हूं और दुखी भी बहुत हूं और अफसरदा भी बहुत हूँ। आप कह लें कि इस वक्त वैसे मेरा हाल है बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं वो अफसरदा होंगे। मैं वही टॉप ट्रेंड अभी भी चेक कर रहा हूँ कि अभी क्या चल रहा है। टॉप ट्रेंड वैसे मेरा हाल है वही चल रहा होगा अफगानिस्तान के मैच का। खैर ये जो बड़े अजीब से चल रहे हैं, मैं वो बोल भी नहीं सकता। और इंडिया का मैच कल हुआ है और हम सारे दुआएं करते हैं अफगानिस्तान जीते, लेकिन जैसे मैच स्टार्ट हुआ और जैसे मतलब आप कह लें टॉस से लेके एंड तक जो उनकी परफॉर्मेंस रही और जो मतलब सारा कुछ हमारे सामने था वो बहुत ही अफसोसनाक लग ही नहीं रहा था। ये वही अफगानिस्तान की टीम है जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से आएगी और बड़ी जारहाना इनिंग्स खेली जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। शुरू से लेकर आखिर तक कुछ लगा ही नहीं कि ये मैच वाकई कोई इंटरनेशनल लेवल का और अफगानिस्तान की टीम कोई मैच खेल रही है। अच्छा, मैं कोई दुआएं शुआएं तो नहीं कर रहा था। इकरा वैसे मैच पे दुआएं लगाती है ना, वो दुआओं से काम चलेगा। हमें दुआओं की ज़रूरत भी नहीं थी इस मैच के लिए। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई कर चुका हुआ है। भारत अगर हमें फाइनल में भी मिलता है तो हमारे जज्बे जवान है, हम जीत सकते हैं इंशाल्लाह। लेकिन मामला ये है कि मैच वैसा नहीं हुआ। लोगों को कई खदशात हैं, सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं। आपके टॉस की वीडियो चल रही है, टॉस की वीडियो चल रही है, फिर वो जो चौका लगता है और वो चौका मतलब मिसफील्ड होता है। बिल्कुल वो मिसफील्डिंग वहाँ पर थी पॉइंट पे। वो दोनों जो है ना वीडियोज इकट्ठी चल रही हैं एक साथ कि ये हो क्या रहा है, मतलब कर क्या रहे हैं ये लोग। अच्छा, कैच ड्रॉप कर रहे हैं। हम वो टॉस की वीडियो चला सकते हैं कि टॉस की जो वीडियो है जिसमें टॉस जो है वो हो रहा है और विराट कोहली मुसलसल जो है 13वां 14वां जो है टॉस हार गए हैं और उसके बाद नबी ने बताना है कि जी कि मैंने क्या करने जाना है, बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है। तो वो क्रॉस होते वक्त एक जुमला आया है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। वो जुमला जो है वो विराट कोहली का, ये भी हम आपको बताते हैं। हम आपको ना वो वीडियो भी दिखाने की कोशिश करते हैं जिन्होंने टॉस देखा है और सोशल मीडिया देख रहे हैं, उनके तो ज़हनों में है। इस टाइम सोशल मीडिया पे वो वाली वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही है। उसके साथ अगर लिंक किया इन्होंने वो चौके वाली वीडियो को किया और दोनों को लिंक करके वो शेयर कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा लोग। बिल्कुल ठीक है जी, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले वज़ीर आज़म साहब की बात कर लेते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2 करोड़ खानदानों के लिए फलाही प्रोग्राम का ऐलान किया, सब्सिडी का ऐलान किया। कौम से खिताब कर रहे थे वज़ीर आज़म साहब। उनका ये कहना था कि एहसास प्रोग्राम की टीम ने 3 साल में डेटा इकट्ठा किया, डेटे के बगैर सब्सिडी देना तो आसान नहीं था। अच्छा, वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने में 1 साल लगा और उसके बाद कोरोना आ गया। पाकिस्तान ने बेहतर तरीके से कोरोना का मुकाबला किया और लेकिन महंगाई के ऊपर उन्होंने बात की कि महंगाई के मसले पर वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि आलमी सतह पर ज़रूरी अशिया की कीमतों में 50% और पाकिस्तान में 9% इजाफा हुआ है। हाँ जी, तेल महंगा होता है तो सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। पिछले 3-4 माह में तेल की कीमत 100% तक बढ़ गई है। पाकिस्तान को भी तेल की कीमतें बढ़ाना ही पड़ेंगी। वज़ीर आज़म साहब ने क्या कहा है इन्फ्लेशन के हवाले से, वो आपको सुनाते हैं। 100 साल में दुनिया में इतना बड़ा बुरहान नहीं आया जितना ये कोरोना लेके आया और इससे पाकिस्तान ही नहीं मुतासर हुआ, सारी दुनिया मुतासर हुई। ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स के मुताबिक 1 साल में 50% इजाफा हुआ है कमोडिटी प्राइसेस में। पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो 9% है। अमेरिका के अंदर 116% तक नेचुरल गैस के अंदर कीमतें बढ़ी हैं। पाकिस्तान में जो आपके घरों में गैस जा रही है उसकी कोई कीमत नहीं बढ़ी। पिछले 3-4 महीने में तेल की कीमत 100% बढ़ गई। हमारे मुल्क में कितनी बढ़ी है तेल की कीमत? 33%। ये क्यों कम है? क्योंकि हमने जो लेवीज लगती हैं यानी जो टैक्स लगता है वो सारे हमने कम करते गए। तो जब आप कहते हैं जी पेट्रोल महंगा हो गया, इस वक्त पाकिस्तान सबसे स्वाय वो मुल्क जिन मुल्कों के अंदर तेल निकलता है, स्वाय उन मुल्कों के जो इंपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान में से सबसे सस्ता मुल्क है पेट्रोल में। लेकिन मैं आज आपको कह रहा हूं कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है। इन्फ्लेशन के हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने बताया है कि जी कि पूरी दुनिया की बात कर लें तो कितनी महंगाई हो रही है। पेट्रोल की कीमतें आने वाले वक्त में मज़ीद बढ़ सकती हैं और शायद बढ़ानी भी पड़ेंगी। वज़ीर आज़म ने कहा है कि 2 करोड़ ख़ानदानों के लिए घी, आटा और दाल की कीमतों में 30% रियायत भी मिलेगी। अच्छा, उन्होंने कहा इससे मुल्क के 13 करोड़ आवाम को फ़ायदा होगा और 40 लाख ख़ानदानों के लिए सूद के बगैर कर्ज़ों का प्रोग्राम ला रहे हैं और किसानों को सूद के बगैर 5 लाख रुपए तक कर्जा भी मिलेगा। उन्होंने ये कहा। बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है, इसी पर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अब्बास हमारे साथ मौजूद है। बाशी साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान के ऐलान करदा रिलीफ पैकेज की हम बात कर रहे हैं। हम निकात तो सामने आए हैं, वज़ीर आज़म साहब ने खुद बताया। अवाम के ज़हन में सवाल है कि टारगेटेड सब्सिडी वो भी 6 माह के लिए दे रहे हैं। आपके पास 6 माह बाद कोई और हल मौजूद है? जी देखिए, ये 120 अरब रुपया एहसास प्रोग्राम के ज़रिए इस टारगेट सब्सिडी में दिया जा रहा है
और इसके अलावा 260 अरब जो है वो ऑन गोइंग एहसास के प्रोग्रामों में दिया जाएगा। 6 महीने के लिए ये है, और चूँकि अगर इसके बाद नया माली साल आ जाएगा, उस माली साल में अगर महंगाई कंट्रोल, जिसकी उम्मीद है कि महंगाई 3 महीनों के बाद वैसे ही नीचे आ जाएगी, अगर महंगाई का कोई ऐसा प्रेशर रहता है तो ये चीज़ जारी रहेगी। लेकिन पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ये सोशल प्रोटेक्शन का जो प्रोग्राम है वो 260 अरब का वो ऑलरेडी ऑन था, और ये 120 से 130 अरब रुपया और जाएगा, जो इसको एक तारीखी इमदादी पैकेज बना देगा। और जो आपका सवाल है कि क्या ये जारी रहेगा, जी 6 महीने के बाद पोजीशन के मुताबिक और महंगाई के मुताबिक हुकूमत जो है इस रिलीफ को कंटिन्यू कर सकती है। अच्छा अब्बासी साहब, 40 ख़ानदानों के लिए सूद के बगैर कर्जों का प्रोग्राम भी ला रहे हैं, फिर किसानों को सूद के बगैर 5 लाख रुपए तक कर्जा मिलेगा, और इस प्रोग्राम का मैकेनिज्म क्या होगा उस बारे बताइएगा, और फिर प्रोसीजर किस हद तक आसान बनाया गया ज़रा वो भी हमें बताइए। देखिए, पूरे पाकिस्तान में सर्वे करके तो इनकम प्रोफाइलिंग की गई है, और हर 10% यानी कमज़ोर तरीन 10%, फिर 10 से 20%, फिर ऊपर वाले 30%, फिर इस तरह करते करते आबादी के मुख्तलिफ ब्रैकेट्स बनाए हैं जिसको इनकम प्रोफाइलिंग कहते हैं, ताकि पता चल सके कि किस किस घराने की क्या पोजीशन है। तो तकरीबन आधी से ज़्यादा आबादी को, जो 2 करोड़ ख़ानदान बनते हैं, उनको इस एहसास के प्रोग्राम में ये फ़ायदा मिलेगा। और उसमें हर ख़ानदान में से एक आदमी को जो अहल होगा, उसका क्राइटेरिया बनेगा, जो अहल होगा उसको मुफ्त ट्रेनिंग भी दी जाएगी, और फिर जो उन जिन पे जो कर्जा अप्लाई होगा बिला सूद, वो उनको यानी उनकी कंडीशन अप्लाई करेगी। जैसे ज़राअत के लिए आपके पास ज़राअत का नो हाउ और बाकी जो भी कारोबार है उसके लिए नो हाउ होना ज़रूरी है, ताकि वो कर्जा कहीं ऐसी ना लग जाए और उनके लिए बोझ ना बने। तो हर एक आदमी का जो बिज़नेस मॉडल है उसको स्टडी करके तो ये पैसे दिए जाएंगे, और उसी तरह हर ख़ानदान में एक फ़र्द को 40 लाख लोगों को ये हुनर सिखाया जाएगा, ताकि वो अपने कदमों पे खड़े हो सकें और अपने। ठीक है, सदाकत अब्बासी आज़म साहब ने महंगाई क्यों हो रही है इसकी वजूहात तो बताई, आलमी तनाजुर में भी हमें समझाने की कोशिश की कौम को कि ये वजूहात हैं जिनकी वजह से महंगाई हो रही है। साथ ही ये कहा कि एहसास प्रोग्राम के तहत जो डेटा मुरतब किया गया है उसके बाद देख लिया जाएगा और टारगेटेड सब्सिडी हम दे सकते हैं। लेकिन एहसास प्रोग्राम के अंदर अगर हम बात करें तो मिडिल क्लास फैमिलीज़ तो आती ही नहीं, और मिडिल क्लास फैमिलीज़ अगर हम मुख्तलिफ रिपोर्ट्स का जिक्र करें, रिसर्चेस की बात करें, तो वो यही आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई हैं। उनके लिए क्या प्लान है आपके पास? नहीं, वज़ीर आज़म ने कोई महंगाई की नवीद नहीं सुनाई। वज़ीर आज़म ने एक बात की है कि पेट्रोल जो है वो महंगा हो सकता है। अगर बैन अवी मार्केट में पेट्रोल महंगा होगा, पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है या जो सेल्स टैक्स है वो ऑलरेडी हुकूमत ने बॉटम पे ले आई है। 240 अरब रुपए की सब्सिडी वो भी दी है, जो इससे पहले अगर हम ये पेट्रोल की कीमतें हम नीचे ना करते और अगर बैन अवी की कीमत है वो आगे पास ऑन कर देते तो 240 अरब रुपया हुकूमत के पास और आता, जिसका भी कोई इस्तेमाल होता। लेकिन हुकूमत ने इसको कंट्रोल करने के लिए, जैसे वज़ीर आज़म ने बताया कि इस वक्त खित्ते में सबसे सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान में है। गो के पाकिस्तान में महंगा है माजी के हवाले से, लेकिन आज वो सबसे सस्ता है। तो ये जो मैकेनिज़्म है वो उसकी बात की है। उन्होंने हरगिज़ नहीं कहा कि महंगाई बढ़ेगी। हाँ, लोगों ने इस चीज़ से इम्प्लाई किया है कि अगर पेट्रोल महंगा होगा तो उससे महंगाई का एक एलिमेंट आएगा। लेकिन ये मैं आपको बताऊं, जब ये 30% सब्सिडी जाएगी तो मुनाफाखोरी जो है वो खुद ब खुद कम होगी, और इसका इम्पैक्ट ओवरऑल जो आपका महंगाई की शरह है जिसको रेट ऑफ इन्फ्लेशन कहते हैं उस पर इसका फ़र्क आएगा। जब 12 से 13 करोड़ लोगों को सस्ता यानी ज़रूरियात ज़िंदगी मिलेंगी तो उससे जो आपका जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है या जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है उसमें वाज़ेह फ़र्क आएगा, तो महंगाई का शरह भी कम। अब्बास साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ पेट्रोल मज़ीद महंगा होने का भी ऐलान मतलब किया, लेकिन आप नहीं समझते कि वक्त से पहले ऐसा करना हुकूमत खुद जो है वो अपने लिए बहरान पैदा कर सकती है, और आने वाले दिनों में मतलब फिर ऐसे लग रहा है कि पेट्रोल मिलना ही मुश्किल हो जाएगा? देखिए, पेट्रोल इस तरह कोई मार्केट में उस तरह नहीं होता। पेट्रोल की कीमत हुकूमत तय करती है, और ये बिल्कुल डायरेक्टली इंटरनेशनल मार्केट से इसको लिंक होता है। वज़ीर आज़म कौम के लीडर हैं, उन्होंने कौम को तैयार करना है, बिकॉज आगे उन्होंने गैस के बहरान की बात भी की है, और पेट्रोल की भी एक अंदाज़ा किया जा सकता है कि जिस तरह ट्रेंड चल रहा है, और ये ट्रेंड ऐसा नहीं है कि खाली पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। तो उस हवाले से उन्होंने बात की है ताकि लोगों को हौसला हो, और जो ये जो रिलीफ आ रहा है
इस रिलीफ से अगर उनको आटा, घी और दालें सस्ती मिलती हैं तो थोड़ा सा कुशन मिलेगा कि पेट्रोल जो जिसका इतना ज़्यादा उस लिहाज से अगर 8-10 रुपए लीटर पे बढ़ गया है तो शायद एक आम आदमी की ज़िंदगी में 20-25 रुपए का फ़र्क पड़ेगा डेली इसके स्पेंडिंग में। तो अगर उसको 30% उधर से सब्सिडी मिलती है तो बचत हो जाएगी। तो एक इस चीज़ से उन्होंने इख्तियार किया। ये ज़रूरी नहीं है कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़े, वो कम भी हो सकती हैं। और ठीक है साजिद साहब, ये बताइए कि मतलब हुकूमत की जानिब से कल वज़ीर-ए-आज़म साहब भी बता रहे थे कि मुख्तलिफ ममालिक में पेट्रोल की कीमतें क्या हैं, हम दूसरे ममालिक से मवाजना भी कर रहे होते हैं, लेकिन कुव्वत ख़रीद की बात क्यों नहीं होती, उसका मवाजना क्यों नहीं किया जा रहा होता? अगर हम बात करें, तनकीद आप पर हो रही है, 70 साल रिकॉर्ड टूट गए जी महंगाई के, रुपए की कदर बहुत ज़्यादा गिर गई है। हुकूमत सब्सिडी देने की बजाय, जो हुकूमत सब्सिडी के खुद खिलाफ रही है, कि कैसे ऐसे हालात में सब्सिडी दे दें, नाजायज़ मुनाफाखोरों को निशान इबरत क्यों नहीं बनाती? देखिए, जो आपने कहा कि वाकई महंगाई के रिकॉर्ड टूटे हैं, और ये जैसे वज़ीर-ए-आज़म ने आज तकरीर में बताया कि शायद 100 साल तारीख में इस तरह की वबा नहीं आई जिस वबा ने पूरी दुनिया को बंद करके रख दिया और लोग घरों में कैद होकर रह गए। ज़ाहिर है, जब लोग घरों में कैद होकर रह गए तो अशिया जो बनाई जाती हैं, फैक्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट और बाकी सारा आपकी जहाज़ रानी, आपकी कश्ती रानी, ये सारा काम बंद हो गया। तो जाहिर है उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट तो आना था। हमने अपने प्यारे जो है इसमें खोए, पूरी दुनिया में लाखों लोगों की अमवात हुई। तो जाहिर है ये कोई नॉर्मल सूरत हाल तो थी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सूरत हाल थी। और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सूरत हाल में, जंगों में, इस तरह की क्लैमिटीज़ में ये बिल्कुल एक चीज़ आती है और वो आई है और उसका इम्पैक्ट बिल्कुल महसूस किया जा रहा है। और इस पे कोई एक आदमी क्या कर सकता है और किसी के पास क्या बिल्कुल ठीक है। सदाकतुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कल एक पैकेज का ऐलान किया है और उसके बाद हम उम्मीद करते हैं 6 माह बाद जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं कि हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे, हालात वाकई ही आम आदमी के लिए, आम आदमी के किचन के लिए बेहतर हो जाएंगे। आम आदमी के किचन तक की जो मईशत है वो बेहतर हो रही होगी तो उसको लग रहा होगा कि मुल्क की मईशत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो आम आदमी है ना, उसकी तो जो मईशत है वो किचन तक ही है और वो चाहता है कि वो रोज़मर्रा जिस तरह से आना जाना हो वो पेट्रोल तक और किचन तक, इन चीज़ों तक महदूद है। तो ये चीज़ें कम होंगी तो जो आम आदमी है उसकी भी ज़िंदगी थोड़ी आसान होगी और उसको भी लग रहा होगा कि हाँ भाई अब मुल्क जो है वो एक अच्छी तरफ जा रहा है। मतलब उस तरफ जा रहा है कि जहाँ से हमें भी कुछ मिल रहा होगा, हमें फ़ायदा होगा। खैर, आगे बढ़ते हैं और स्टूडेंट्स की बात करेंगे, ख़ास तौर पर नई नस्ल की बात करेंगे, पाकिस्तान के फ्यूचर की बात करेंगे। ख़ास तौर पर आजकल आपको पता है कि 1100 में से 1100 नंबर लेने के बाद एडमिशन्स की फ़ज़ा जो है वो भी है, बच्चे एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हम दाखिले किधर ले रहे हैं? जहाँ पर शायद पेरेंट्स कह रहे हैं, जहाँ पर बड़ा भाई गया था, बड़ी बहन गई थी, कोई कामयाब हो गया था ख़ानदान के अंदर, तो हमें आगे जी कि बस यही काम कर लेना चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली। जो कामयाब होते हैं ना, फिर पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि वो देखो कितना कामयाब है, तुमने भी उसके ही नक्शे कदम पे चल रहे होना है और उसी को फॉलो करना है। और जो है जिस तरह से उसने पढ़ा है वहीं से तुमने भी पढ़ना है, और जो मतलब इवन कि जो कॉलेज या स्कूल है वहीं से मतलब तुमने भी वो आगे पढ़ना है, ये भी मतलब लागू हो रही होती है जो है ना पेरेंट्स की तरफ से। वो 12 घंटे पढ़ के रट्टा मारती थी, तुम 12 घंटे पढ़ के रट्टा क्यों नहीं मारती हो? ये बहुत बड़े मसाइल हैं। खैर, रहनुमाई किसी भी शक्ल में हो, इंसान के लिए कामयाबी की वो कुंजी साबित होती है जिसके जरिए वो एक एक करके सारे बंद ताले खोलता चला जाता है। और ज़िंदगी में कामयाब करियर से ही मशरूत है। आपने करियर कैसा चूज़ किया है ये बहुत ज़्यादा अहम है। यही वजह हमजा कि दौरे हाजिर में करियर प्लानिंग की अहमियत पर काफ़ी ज़ोर भी दिया जा रहा है, लेकिन करियर की प्लानिंग किस तरह से करनी है और क्या करियर आपने चूज़ करना है, इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनकी राय होने ज़्यादा ज़रूरी है या फिर जो पेरेंट्स या इर्द गिर्द के जो लोग उन्हें कर रहे हैं वो उसके ऊपर काम करें? और क्या माहिरीन मौजूद हैं जिनसे मशवरा किया जा सके कि बच्चों को क्या करना चाहिए? शायद हाँ, मैट्रिक के बाद बच्चे को खुद इतनी समझ नहीं होती होगी मुझे क्या करना चाहिए, उसके इंटरेस्ट को देखते हुए, ये देखते हुए कि फ्यूचर किस चीज़ का है, शायद कोई बेहतर फैसला करना चाहिए, ना कि डॉक्टर ही बनना चाहिए हमारे बच्चे ने, इंजीनियर ही बनना। इसी पर हमने बात करनी है कि करियर कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कर कौन सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सनिया ज़हरा मलिक साहिबा, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर सनिया, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहिबा, मामला ये है कि बच्चों को पहला प्रॉब्लम ये आता है कि हमने वो पढ़ना है जो वालिदैन चाहते हैं या किसी ने बताया था कि ये कर लेना चाहिए। क्या ये दुरुस्त तरीका है बच्चों का करियर चूज़ करने के लिए? ये बिल्कुल दुरुस्त तरीका नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं शुरू करूँगी अपनी बात, स्टीव जॉब्स की एक कोट है कि इफ़ यू वांट टू डू ग्रेट वर्क यू हैव टू लव व्हाट यू डू। सो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई काम आप ज़िंदगी में सिग्निफिकेंट करना चाहते हैं, आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं,
तो आपको ऐसा काम करना है जिसमें आपको खुशी महसूस हो, जिसमें आप प्लेजर फील करते हो, जिसमें आप इंगेज्ड फील करते हो। सो ये डिटर्मिन करना ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है, लेकिन ये वालिदैन का हक नहीं है। तो यानी कि आपको फ्रॉम द एज ऑफ प्राइमरी स्कूल ये आपको देखना है टीचर्स को और स्टूडेंट्स को और साथ में वालिदैन को मिलके कि बच्चे के इंटरेस्ट किस तरफ हैं, वो किस चीज़ में खुशी महसूस करता है, वो किस चीज़ के साथ इंगेज्ड होता है। अगर वो मैथ्स नहीं पढ़ना चाहता तो आप उसको फोर्स ना करें कि वो मैथ्स पढ़े। अगर वो लिटरेचर में या फ़नून लतीफ़ा में उसका इंटरेस्ट है तो आप उसको उसमें इनकरेज करें। मैं ये देखती हूँ कि पेरेंट्स जो हैं वो अगर वो देखें कि किसी ऐसी चीज़ की तरफ रुझान है बच्चे का जिसकी मार्केट वर्थ इतनी नहीं है तो वो उसको डिस्करेज करते हैं। आप इनकरेज करें और किसी भी फील्ड में एक्सेलेंस जो है वो पैशन से और हार्डवर्क से आप अचीव कर सकते हैं। सो कोई भी ऐसा फील्ड जिसमें आप मेहनत करें, और मेहनत आप कब करते हैं? जब आप मोटिवेटेड हैं। मोटिवेटेड आप कब होते हैं? जब आप अंदर से महसूस करते हैं कि आप ये काम करना चाहते हैं। एक्सटर्नली आपको फोर्स नहीं किया जा सकता। कैरियर आपकी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट फैसला है। दो बहुत इम्पॉर्टेंट फैसले जो आपके ज़िंदगी के हैं कि आपने कौन सा कैरियर चूज़ करना है और आपने जीवन साथी कौन सा चूज़ करना है। ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट फैसले, दोनों हमारे हाथ में कम है। अच्छा, इंसान को खुद करना चाहिए ये फैसले। ये अनफॉर्चुनेटली खुद नहीं करने चाहिए। ये फैसले बहुत सोच समझ के करने चाहिए। इसमें आपको बहुत सारी डिलिब्रेशन करनी चाहिए, आपको बात करनी चाहिए। कैरियर काउंसलिंग का भी जो कैरियर काउंसलिंग और लाइफ काउंसलिंग ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया जाता है। ये दो वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ योर लाइफ हैं जिसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए। सो कैरियर प्लानिंग के जो मेजर एलिमेंट्स हैं वो ये हैं कि आपको अपनी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, आपको अपने इंटरेस्ट पता होने चाहिए, आपको अपनी ऑप्शंस पता होनी चाहिए। अच्छा, मैट्रिक के बच्चे को ये पता होता है बच्चा मैट्रिक से निकल रहा है? ये क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि पेरेंट्स ये समझते हैं बच्चा है, इसको तो नहीं पता, ये तो हमें पता है। इस मसले का हल क्या है और क्या हमारे पास काउंसलर्स मौजूद हैं जो बता सकें कि शायद आपके बच्चे को इधर जाना चाहिए? अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स को भी नहीं पता होता। पेरेंट्स को भी 3-4 लाइन्स ही पता होते हैं कि ये इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, बिजनेस फील्ड है या आईटी फील्ड है या ये कि सरकारी नौकरी कर लेगा। तो ये पेरेंट्स को भी इसके अलावा और बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप स्कूल और स्कूल टीचर्स के साथ इंगेज्ड हों। स्कूल्स में अक्सर स्कूल्स में अच्छे स्कूल, यस एग्जैक्टली, आप अपने स्कूल के बच्चों के साथ टीचर्स के साथ इंगेज्ड हों। बहुत से स्कूलों में कैरियर काउंसलिंग के जो हैं वो सेल्स मौजूद होते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में कैरियर काउंसलिंग सेल्स मौजूद हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब यूनिवर्सिटी में कैरियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट है। बहुत से उनके इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल आई बिलोंग टू IBA में कैरियर काउंसलिंग और प्लेसमेंट सेल है। बट अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स में ये अवेयरनेस ही नहीं है, ना पेरेंट्स में ये अवेयरनेस है कि इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करनी चाहिए, आपको अपनी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने अवेयरनेस की बात की, अवेयरनेस आएगी कैसे स्टूडेंट्स के अंदर या पेरेंट्स के अंदर? अवेयरनेस इसी तरह से क्रिएट की जा सकती है कि उनके साथ डायलॉग किया जाए और एक जो है वो इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी जाए फ्रॉम स्कूल लेवल टू देन यूनिवर्सिटी लेवल, दैट दिस needs to be addressed more in a focused way. So ये चीज़ और ये कि फिर ये अवेयरनेस, जैसे फॉर एग्जांपल आज हम बात कर रहे हैं और हमें सब लोग सुन रहे हैं, तो इससे आप डायलॉग एक चीज़ के ऊपर बात करना शुरू करेंगे तो आपकी इस चीज़ के ऊपर जो है वो अवेयरनेस। डॉक्टर सनिया, हमें ये बताएं कि बच्चा यूनिवर्सिटी में आ गया, उसने 4 साल डिग्री ऑप्ट कर ली है, उसके पास अब ऑप्शन क्या रहेगी? वहाँ पर अगर करियर काउंसलिंग हो भी रही है तो वो उसके शायद MS के लिए हो रही होगी, PhD के लिए हो रही होगी, या भाई जब आपने 16 साल एजुकेशन हासिल कर लेनी है उसके बाद क्या करना है? अगर उसने पहले ही गलत फैसले कर लिए हैं तो उस वक्त वहाँ पर अगर टीचर्स मौजूद हैं तो वो कितनी बेहतर करियर काउंसलिंग कर सकते हैं?
BS लेवल के ऊपर एक बहुत वास्ट आपके पास स्टिल ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सोशल साइंसेज में BS कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपने एक ही सब्जेक्ट में BS करना है। आपको ये अभी भी एट BS लेवल आपको ऑप्शंस ओपन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी HEC की नई पॉलिसी आई है PhD के लिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपने एक सब्जेक्ट में BS किया हुआ हो तो आप उसके अंदर PhD कर सकते हैं। और अब ये कि बहुत ज़्यादा मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का जो है वो ट्रेंड आ रहा है, और वो इसी वजह से आ रहा है क्योंकि आपको ये ज़रूरी नहीं पता होता कि आपने 4 साल की जो डिग्री की है वो उसी में आपका आगे इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ है। सो ये कि एजुकेशनल सिस्टम में भी चेंजेस की ज़रूरत है जो कि की जा रही हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच आ रही है और उससे जो है वो चेंजेस जो हैं वो आ रहे हैं। डॉक्टर साहब एक अहम चीज़ है जो आपसे जानना चाहेंगे जो पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या डॉक्टर, इंजीनियर, MBA या फिर IT की फील्ड में जाने के अलावा भी बच्चा कामयाब हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। अब तो बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिसके अंदर जो आर्ट से रिलेटेड फील्ड्स हैं। आप ये देख लें पाकिस्तान के अंदर जो आपकी शोबिज़ इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही है और उससे रिलेटेड जितने भी डिसिप्लिन्स हैं, फैशन डिज़ाइनिंग है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, जर्नलिज़म है, ये सब करियर्स जो हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है। उसके अलावा आपका जो डेटा से रिलेटेड फील्ड हैं वो उनके अंदर बहुत स्कोप है। स्पोर्ट्स वाले बच्चे जो बेचारे पीछे रह जाते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं करते हैं। स्पोर्ट्स भी डेफिनेटली देखें जी, उसके अंदर तो एक ओवरऑल मैक्रो पॉलिसी की भी ज़रूरत है कि आपकी सोसाइटी के अंदर उस चीज़ के अंदर इन्वेस्ट किया जाए, उस चीज़ को फ़रोग़ दिया जाए, उस चीज़ को बूस्ट किया जाए। सो ये कि ये एक मुश्तरका एफर्ट है जो कि हमें एज अ कम्युनिटी एज वेल एज इंडिविजुअल्स एज पेरेंट्स हमें ये एक माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है कि सिर्फ 3-4 फील्ड्स ही नहीं हैं जिसके अंदर इंसान कामयाब हो सकता है, बल्कि बहुत सारे फील्ड्स हैं और जिस फील्ड में इंसान को कामयाब होने की पॉसिबिलिटी नज़र आ रही हो उसमें उसको इन्वेस्ट करने का मौका दिया जाना बिल्कुल ऐसे जैसे डॉक्टर साहब अब जिस तरह से कुछ बहुत सारे बच्चे उनके मैट्रिक करके अब पास आउट हुए और मतलब आगे उन्होंने करना है, जिससे उनको लग नहीं रहा कि उनको पता नहीं लग रहा कि उन्होंने मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है या उनके अपने भी कोई एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं, लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो उन्हें इसी के ऊपर एम्फेसाइज कर रहे हैं कि नहीं आप मेडिकल में जाओ, इतने अच्छे नंबर ले लें आप, क्योंकि बहुत सारी तादाद में बच्चों ने इतने अच्छे नंबर नहीं है तो फिर कौन कौन मेडिकल में जा सकता है वो भी बहुत मसला है क्योंकि उसने की सीट्स भी नहीं अवेलेबल है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का भी शिकार हो रहे हैं। तो उस सिचुएशन में फिर बच्चे क्या कर सकते हैं, कौन सी उनके पास ऑप्शंस हो सकती हैं जो कि आप समझते हैं कि इस टाइम बच्चे कर सकते हैं और उनके लिए बेहतर भी है? देखिए जी, मेडिकल प्रोफेशन तो एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि बहुत ही नैरोड फील्ड है। अब तो जो मेडिकल प्रोफेशन है उसके अंदर भी टेक्नोलॉजी की वजह से जो डॉक्टर्स की उस तरह से कंट्रीब्यूशन है वो उस तरह नहीं है जैसे कि पहले होती थी। तो अब बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं। इवन इफ अगर आपको मेडिकल प्रोफेशन में भी जाना है तो उसमें भी बहुत सारे फील्ड्स हैं, जैसे बायो इंजीनियरिंग का फील्ड है जो कि विच इज़ नॉट एक्चुअली मेडिकल प्रोफेशन बट इट इज़ रिलेटेड टू डेवलपिंग टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर द मेडिकल प्रोफेशन। सो आप उसके अंदर भी जा सकते हैं, उसके अंदर भी आप काम कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे जो हैं बिज़नेस रिलेटेड फील्ड्स जो हैं जो कि टेक रिलेटेड फील्ड्स हैं, आप उसके अंदर भी जो है वो अपना करियर जो है वो डेवलप कर सकते हैं, बिकॉज टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं। सो आप टेक्नोलॉजी की फील्ड में अपने आप को भी डेवलप कर सकते हैं। उसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है वो ये है कि आप, हमारे जहन में यही होता है कि आपने करियर डेवलप करना है तो आपने नौकरी करनी है, आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, आपको एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे मिलेगी? ठीक है, इसमें बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर पे भी हम बात करेंगे एक वक्त में। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, सुल्तान का आप हिस्सा बनी जी। देखें बाबर आजम ना होता अगर वो इंजीनियर होता। बस पेरेंट्स को भी ये सोच लेना चाहिए और बाकी लोग भी जो सोचते हैं ना कि पता नहीं हम जो बच्चे को इंजीनियर या डॉक्टर बनाएंगे तो फिर ही कामयाब होगा, तो बस ये देख लें कि आप बाबर आजम ना होते अगर वो डॉक्टर या इंजीनियर होते। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और हम कुछ अब चाइल्ड केयर की बात कर लें क्योंकि मौसम बदल रहा है तो बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा केयर के जो है ना उनको होता है कि उनको केयर की ज़रूरत होती है। वैसे तो हर मौसम में बच्चों की देखभाल की ज़रूरत होती है, लेकिन मौसम की तब्दीली जिस तरह से हम देखें कि सर्दियाँ आ रही होती हैं तो उसमें बच्चों की जो स्किन है उस पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा होता है। तो हम सर्दियों का जो मौसम है वो बच्चों की सेहत पर दीगर मौसमों के मुकाबले में ज़्यादा असरअंदाज होता है। बिल्कुल ऐसे ही। और पेरेंट्स को समझ नहीं लग रही होती है, खासतौर पे पहला बच्चा होता है, पहली सर्दियाँ या पहली गर्मियाँ होती हैं, और खासतौर पे न्यूली जो पेरेंट्स होते हैं उनके लिए तो और भी मुश्किल हुई होती है। और फिर मशवरे इतने ज़्यादा होते हैं कि वो बंदा उसका सुन ले तो कुछ और कर ले, दूसरे का सुन ले तो कुछ और कर ले। बच्चों को नज़ला हो जाता है, ज़ुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, बुखार हो जाता है, और फिर हम परेशान भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक तो हमने उन बच्चों की बात करनी है, फिर स्कूल जाने वाले बच्चे, मुख्तलिफ सूरत हाल है। हम लाहौर की बात करें या पंजाब की ख़ास तौर पर बात करें, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में फ़ज़ा अच्छी नहीं है। स्मोक के दौरान हमने अपने बच्चों की केयर कैसे करनी है, इस पर भी बात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम मतलब कि आमतौर पर कहा जाता है जब माँ को ठंड लग रही होती है ना तो तब बच्चों को जो है ना कपड़े पहनाना शुरू कर देती है। तो क्या ये तरीकाकार भी दुरुस्त है या फिर बच्चों को उतनी ही सर्दी चाहिए? लगती है जितनी माँ को लग रही होती और है? अच्छा हमजा ये भी ज़रूरी बड़ा पूछना ज़रूरी है कि बच्चों को क्या पहले ही हम कर देना चाहिए कि हमें सर्दी लगनी थी, हम बच्चों को पहले मतलब रैप कर देते हैं? क्योंकि बहुत सारी अभी माएँ ऐसी भी हैं जो कि खुद अभी मतलब उस तरह से उन्होंने अपने कपड़े नहीं चेंज किए, जैसे आप मेरी भी एग्जांपल ले सकते हैं, बच्चों के चेंज कर दिए हैं। तो बच्चों को उनको लगता है कि बच्चों को सर्दी लग रही है, जैसे उनमें मैं भी शामिल हूँ। लेकिन इस सारी सूरत हाल पर हम बात भी करेंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है जानना कि बच्चों की केयर किस तरह से की जाए, स्कूल गोइंग हो, न्यू बॉर्न हो, या फिर जो है स्कूल गोइंग से ऊपर वाले जो बच्चे हैं उनकी भी केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर जोशी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब हमें सबसे पहले तो बताइए, जैसे बहुत ज़्यादा मसला है, मैं खुद भी मदर हूँ तो मुझे खुद भी बड़े कंसर्न्स होते हैं, तो बच्चों को जो जिस तरह मौसम चेंज हो रहा हो तो कैसे उनकी केयर करनी चाहिए, ख़ास तौर पर जिस तरह से मैंने बात की कि अगर मुझे सर्दी फील नहीं हो रही लेकिन मुझे लग रहा है कि ठंडी हवा चल रही है तो मैंने बच्चे को अच्छी तरह से रैप कर दिया हुआ है, उसे कपड़े भी चेंज कर दिए, स्टफ़ जो है कपड़ों का वो चेंज कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपके बुलाने का बहुत शुक्रिया। देखिए, एक सिंपल असूल है, बच्चे को अपने से एक कपड़ा एक्स्ट्रा कवर कर लें, सिंपल। ठीक। देखिए, इस मौसम के जो कंसर्न्स हैं वो हर एज पे थोड़े फ़र्क हैं। दो चार बहुत कॉमन बातें हैं, टेम्परेचर लैंड कर रहा है ठंड की तरफ, तो हमें थोड़ा सा वार्म होना कबूल है, ठंड होना कबूल नहीं है। बिकॉज इन्फेक्शंस जो हैं इस वक्त बेशुमार हैं, नज़ले ज़ुकाम वायरसेस इस मौसम में ज़्यादा हैं जो ठंड के मौसम में आसानी से पनपते हैं और बच्चों को इसका शिकार करते हैं। तो आप बच्चे को वार्म रखिए। नंबर 2, इस वक्त चूँकि डेंगू बहुत अरूज पे है बहुत सी जगहों पे, तो बच्चों के कपड़े मुकम्मल रखना, यानी बाजू पाजामा फुल, और उनकी आउटडोर एक्टिविटीज़ को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना, ख़ास तौर पे ऐसे वक्तों में जिस वक्त मच्छर के काटने के इम्कानात बढ़ते हैं। नंबर 3, एलर्जीज़ बहुत कॉमन है इस मौसम में। पतझड़ का मौसम आता है, फिर अनफॉर्चुनेटली स्मॉग आती है। स्मॉग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। फॉग तो बहुत अच्छी लगती है बिकॉज सर्दियों में फॉग आपको अट्रैक्ट करती है, फैसिनेट करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्मोक उसमें जब ऐड होती है, कंबशन की चीज़ें ऐड होती हैं, चाहे वो सल्फर डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह जो आपके फ्यूल से निकलती हैं, उसके अलावा पार्टिकल्स होते हैं, तो ये बच्चों के लंग्स के लिए बहुत अच्छे नहीं होते। तो उसमें भी वंस अगेन, क्योंकि हम लाइक बच्चों को बाहर भी लेके निकलते हैं, मोटर बाइक पे बच्चे आगे भी बैठे होते हैं, बेशुमार हमारी कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जिसमें ये कल्चर आम है जी। और फिर लाइक ये कि कुछ ऐसे घर हैं जो बहुत मेन रोड के करीब होते हैं, कंजेस्टेड एरियाज़ होते हैं, वहाँ भी बच्चे उन्हीं इलाकों में बाहर निकलने पर मजबूर हैं। तो आपने ये तमाम एहतियातें कि उनको हम इस पर बात करेंगे इनफैक्ट वन बाय वन। फिर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यूट्रिशन आपने कैसे लुक आफ्टर करनी है अपने बच्चों की, किस मौसम में क्या खुराक को आप ज़्यादा अहमियत देते हैं जिससे बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती है। देखिए, टू स्टार्ट विद हम न्यू बॉर्न की बात कर लेते हैं। ठीक है। इम्यूनिटी का अल्लाह ताला ने जो बहुत वाज़ेह एहसान फरमाया है, माएँ 2 साल तक बच्चों को दूध पिलाएं, इससे अच्छा सोर्स अवेलेबल नहीं है। बिकॉज तमाम एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, एक मर्द औरत अपने बचपन जवानी में जो मुख्तलिफ बीमारियां फेस करते हैं उसमें उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत ऑटोमेटिक लाइफ लॉन्ग जिस्म में बनती है। आप कहते हैं एक मरतबा चिकन पॉक्स हुआ दोबारा नहीं होगा क्योंकि एंटीबॉडीज़ बन चुकी, अगर जरासीम आएगा भी तो कुव्वत मुदाफ़ियत उसका मुकाबला करेगी। वो तमाम एंटीबॉडीज़ IgG, IgM, IgA, इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो मदर फीड में वो नेचुरली बच्चे को चली जाती हैं, चुनाचे बच्चा बहुत देर तक उसकी वजह से बीमारियों से प्रोटेक्टेड रहता है। हम अस्पतालों में देखते हैं कि अगर आप एक वार्ड में बच्चे दाखिल हों और उनका एक सर्वे करें तो आपको 75-80% वो बच्चे मिलेंगे जो मदर फीड पे नहीं हैं, और 20-30% वो मिलेंगे जो मदर फीड पे हैं, वो भी जल्दी ठीक होने वाले, क्योंकि बेस्ट कुव्वत मुदाफ़ियत वहाँ से आती है। नंबर 2, आपने प्रोटेक्ट कैसे करना है।
देखिए कवर करना इस वक्त ज़रूरी है। मैं हॉट का लफ्ज़ यूज़ नहीं कर रहा, वार्म का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ। वी हैव टू कीप द बेबी वार्म। और वार्म के लिए मैंने आपको अर्ज़ किया कि एक लहर एक तह आपने ज़्यादा बच्चे को लपेट के रखना है। न्यू बॉर्न की छींक एक बहुत अच्छा अल्लाह ताला ने एक फ़िल्टर रखा हुआ है जो आपको एहसास दिलाता है। द मोमेंट ही स्नीजेस यू कैन अंडरस्टैंड, या आप समझ सकते हैं कि उसको शायद इस वक्त किसी भी मुनासबत से थोड़ी सी ठंड ज़्यादा लग रही है, तो आप उसको थोड़ा सा कवर कर देते हैं। इसमें यकीनन ओवर कवर भी आता है। बहुत छोटे बच्चे जो पहले महीने डेढ़ के होते हैं, इनका थर्मोस्टेट इतना मैच्योर नहीं होता। लाइक आप और मैं सख्त गर्मी में खड़े हो जाएं तो हमको 104 बुखार पे नहीं जाएंगे, सख्त ठंड में बैठ जाएं, बर्फ़ में भी बैठ जाएं तो फ़ौरन 96 पे नहीं जाएंगे, बिकॉज हमारे थर्मोस्टेट मैच्योर हैं। हीट एब्जॉर्ब की, पसीना निकाल दिया, ठंड आई तो वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई और अपनी हीट कंजर्व कर ली। न्यूबॉर्न्स में ये थर्मोस्टेट इतना मैच्योर नहीं होता, चुनाचे इनको आप बहुत ओवर रैप करें तो जैसे सर्दियाँ आनी शुरू होती हैं ऐसे मरीज़ आना शुरू होते हैं, डॉक्टर साहब बच्चे को बुखार है, 100 बुखार है, और बच्चा दूध ठीक पी रहा एक्टिव, अदरवाइज आपने देखा कि उन्होंने ज़्यादा उसको लपेट रखा था। तो आपने उसको अभी इस मौसम में भी वी सी चिल्ड्रन जिनके ऊनी टोपियाँ आ गई, अंदर से रॉपर्स पहना दिए, जराबें, सॉक्स, कंबल सब कुछ चढ़ा दिया और बच्चे को 9900 बुखार हो बच्चा गया। K2 पे जा रहा है इस वक्त, अभी जानिए। यू नो, लेकिन ऑब्वियसली देखिए मेरा ये ख्याल है कि इस मौसम में, ढलते हुए मौसम में थोड़ी सी एक्स्ट्रा एहतियात किसी वक्त आपको बेचैन करती है, लेकिन बहरहाल आपको बचा लेती है। फिर हम आते हैं उससे बड़े बच्चों में खुराक के ऊपर। वंस अगेन मैं इसलिए खुराक पे जोर दे रहा हूँ कि सारी इम्यूनिटी का ताल्लुक आपके फूड प्लान से। आप सर्दियों के मौसम में लेट से आपको हीट कंजर्व, अपने आप को गर्म रखना है ना, तो एक तो आप लपेटते हैं अपने आप को, एक आपकी ऐसी कौन सी डाइट्स हों जो आपको कंफर्टेबल करें। जितना नेचर में मौजूद है वी हैव टू गो बाय द बुक। अब वंस अगेन मैं चाहूँगा कि जो घर में चीज़ें बना के दी जाती हैं, दालें, सब्जियाँ, दे आर वन ऑफ द वेरी गुड सोर्स। दाल तो रिच होती है प्रोटीन में, आपको प्रोटीन चाहिए है, आप दालों का इस्तेमाल, लेग्यूम्स का इस्तेमाल आप उसको बढ़ाइए, सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ाइए, फलों का इस्तेमाल, बाकी गोश्त वगैरह भी जहाँ गुंजाइश हो, जहाँ सोर्स हो। ऑब्वियसली इट्स मच रिचर प्रोटीन, बट आप उसको अपनी गुंजाइश के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। और घरेलू चीज़ों पे जोर दीजिए। फिर पानी, जिससे हम बात करते हैं कि पानी आपको हर मौके पर उसकी अहमियत की ज़रूरत होती है। मदर फीड के साथ पहले 6 महीने में नो, उसके बाद पानी का इस्तेमाल खुराक के साथ हजम करने के लिए भी और उसकी जो मेटाबॉलिज्म है उसको सर्कुलेट रखने के लिए भी। और स्मॉग के दिनों में पानी आप वैसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं बिकॉज ड्राइनेस बहुत बढ़ जाती है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये प्लीज़ बता दीजिएगा कि माएँ ख़ास तौर पर ज़्यादा परेशान हो जाती हैं क्योंकि बच्चों से कनेक्टेड माएँ ज़्यादा होती हैं। छोटे बच्चे हैं, बुखार हो गया है, फौरी डॉक्टर साहब के पास जाना है, खुद से कुछ ट्रीट करना है, कुछ देख लेना है कि कोई तब्दीली कर लें। दादियाँ नानियाँ हैं, वो कहती हैं कुछ नहीं, तुम लोग भी ऐसे ही पले बड़े हो, कोई मसला नहीं है, चुप करके बैठे रहो, ये अभी ठीक हो जाएगा, शाम को बच्चा ठीक हो जाएगा। ऐसी सूरत हाल में क्या करना है? सर्दी हमें लग रहा है कि बच्चे को जुकाम हो गया। देखिए, मैं कल्चरल विजडम पे बिलीव करता हूँ, क्योंकि देखिए उसके पीछे एक दहाइयाँ होती हैं वालिदैन के, बड़ों के विजडम की, येट टू एन एक्सटेंट कि वो बच्चे के लिए कहीं नुकसान देना हो जाए। अगर बच्चे को बुखार आपको लग रहा है तो आप वक्ती तौर पे तो पैरासीटामोल का इस्तेमाल खुद से कर सकते हैं जब तक कि आपकी डॉक्टर से मुलाकात ना हो जाए, लेकिन मालिज से रब्ता किए बगैर खुद से दवा देना उससे आगे की, ख़ास तौर पे आप देखिए ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक यूज़ बहुत ज़्यादा है। अब हर शख्स थोड़े से 99 बुखार के साथ, जबकि वो वायरसेस की वजह से हो रहा होता है, उसमें बेशुमार एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं। क्योंकि ये तमाम दवाइयाँ हमारे बच्चों के मैदे में, फिर जिगर में, फिर किडनी में जाती हैं। बिफोर वी यूज देम वी हैव टू थिंक अबाउट देम। और फिर आपके जो इंटेस्टाइन्स हैं उसमें आपके बहुत सारे हेल्दी जर्म्स हैं जो आपके सिस्टम को, मेटाबॉलिज्म को बैलेंस भी रखते हैं। आप बेजा यूज दवाइयों का करते हैं तो बच्चों के वो जर्म्स डैमेज होते हैं, आपका बैलेंस ख़राब होता है। तो लोग बहुत आप समझिए कि पिछला नुस्खा उठा के इस्तेमाल कर लेते हैं, और ख़ास कर गला ख़राब का तो जहन में आते ही सोचे समझे बगैर एंटीबायोटिक का यूज़ होता है जो सेफ़ नहीं है। लेकिन ये कि आप मालिज से रब्ता कीजिए, यकीनन डॉक्टर जहाँ खुद को दवाई प्रिस्क्राइब करता है उसकी जिम्मेदारी है फिर कि वो खुद क्यों प्रिस्क्राइब करता है। लेकिन ये कि खुद से आप जब करते हैं तो उसके नुकसान होते हैं। और नज़ला ज़ुकाम जब आपको आए तो एक तो आप थोड़ा सा बच्चे को लपेट लीजिए, बिकॉज वही जरासीम जो नाक गले में है वो बहुत आसानी से फेफड़ों में ट्रेवल कर जाता है छोटे बच्चों। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब नमोनिया क्यों हो गया, हमारे पास आजकल नमोनिया बेशुमार आ रहा है। वो कहते हैं जी कहाँ से आया जरासीम? जो जरासीम एक बड़े में, घर में एक बड़ा आया उसको नज़ला ज़ुकाम है, वो एहतियात करे बच्चे के साथ, अपने हाथ ज़्यादा धोए, बच्चे से थोड़ा फासले पे रहे, ताकि बिकॉज जो चीज़ उसके लिए नज़ला ज़ुकाम है उसके डिफेंसेस अच्छे हैं, उसका जरासीम आगे फेफड़ों तक नहीं जाएगा। वो चीज़ छोटे बच्चे में बहुत जल्दी लंग्स में जाकर नमोनिया की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है ना। तो आपको हैंड वॉशिंग, जो कॉमन हाइजीन की चीज़ें हैं उसको इस्तेमाल कीजिए, थिंग्स वर्क। अच्छा ठीक है।
अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से अब हमने ये न्यूबॉर्न वगैरह की हम बात करें, उनकी केयर की हमने बात करें, इससे जो हम अगर बड़े एज ग्रुप की बात कर लें, जो मतलब अगर 2 से हम 5 साल की उम्र के बच्चों को देख लें तो उनमें बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो भाग दौड़ रहे होते हैं, वो बैठ भी नहीं रहे होते टेक कर, तो फिर उन लोगों की कैसे एहतियात की जाए? जैसे उनकी क्या लेयरिंग और ज़्यादा कर देनी चाहिए या फिर और जैसे उनके फूड वगैरह में उनको क्या चीज़ें देनी चाहिए? देखिए बच्चे क्योंकि में अक्सर बहुत बच्चे होते हैं, वो बच्चों में बच्चे ना नहीं खा रहे होते बच्चों में कुछ। बहुत पेट्रोल होता है इनकी एफिशिएंसी जितना भी महंगा मशीनों होता से है। ज़्यादा है इनकी एफिशिएंसी, इनमें थोड़ा आप पेट्रोल डालें ये ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं वर्क। आप बच्चों को एक्टिविटी से मत रोकिए। हम पहले ही इस मुश्किल का शिकार है जो हम अपने बचपन में इसको इमेजिन करते थे कि बहुत बच्चे गलियों में खेलते थे। अब जो वो कंसर्न्स हैं इतने कम हो गए, बड़े हो गए हैं, सिक्योरिटी वगैरह, लोगों की परेशानियाँ या लोगों का खौफ बढ़ गया, तो आप घरों में भी उनको एक्टिविटीज रोकेंगे तो मसाइल होंगे। लेट देम बी फ्री, नंबर 1। लेयर ऑब्वियसली जब एक बच्चा भाग दौड़ कर रहा है तो वो एवरेज लेयर पे रह सकता है, ठीक है, लेकिन ये कि ऑब्वियसली जब ठंड बढ़ती जाएगी तो आपकी यू सी एक सब्जेक्टिव, इसको मैं इस वक्त लिमिट नहीं कर सकता कि आज ही आप जाके बच्चे को आप अपनी कमरे की मुनासबत से, अपनी जगह की मुनासबत से बच्चे को आप रैप करें, लेकिन भागता दौड़ बच्चा स्वेट कर और आपने उसको जुराबें बूट पहना रखे वो दुरुस्त नहीं है, ठीक है। और बाकी लाइक खुराक की जहाँ तक बात आती है, होम मेड फूड ओके, प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां भी, जिस तरह से सब्जियों के आपने- मैं इसलिए इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। देयर आर 5 ग्रुप्स ऑफ फूड्स। अनाज पहला, गंदम, चावल, मकई, जौ। सब्जियां दूसरा, एक रूट वेजिटेबल्स होती हैं। रूट का मतलब होता है जो ज़मीन बिल्कुल, जो ज़मीन में, में। गाजर है, मूली है, आलू है, जिस तरह लाइक अदरक है, लहसुन है और इस तरह की। फिर जो आपकी लाइक ग्रीन लीफीज के अलावा पालक है, इसमें आयरन बहुत ज़्यादा। यहाँ मैं इसलिए आयरन की बात करूँगा कि आयरन पहले 2 सालों में बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आयरन वाली डाइट जो है वो, अगर आप गोश्त पे आ जाएं तो ऑब्वियसली मटन है, चिकन है या एग है। अगर आप सब्जियों पे आ जाएं तो पालक है, ब्रोकोली है, मटर हैं, इवन आलू जो बेक्ड होते हैं उसमें। अगर आप दालों में आ जाएं तो लोबिया, जितने बीन्स हैं, किडनी बीन्स, ब्लैक आई बीन जिस तरह लोबिया है, सोया बीन, सफ़ेद चने हैं, साबुत मसर की दाल, इन सब में आयरन बेशुमार है। ठीक। तो आपको इनके साथ आयरन का इस्तेमाल या डाइट का घर की बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ाइए और फीडर ज़्यादा इस्तेमाल मत करें प्लीज़। देखिए आपका रेशियो बैलेंस होता है। मैंने 5 फूड ग्रुप में सभी 2 बताए हैं। फल तीसरा है, प्रोटीन चौथा है, फैट 5वां है। ओके, डेयरी आइटम्स जो हैं आपकी, जिसमें से अगर आप गाय के दूध में से मक्खन, देसी घी, पनीर सब उसमें से निकलता है, तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपके प्रोपोर्शन में आहिस्ते आहिस्ते को 35% अनाज का इस्तेमाल है, कोई इसके अलावा 20% सब्जी का इस्तेमाल है, फिर को 15-20% फल का इस्तेमाल सही है। है। दूध के फीडरों का इस्तेमाल अगर परसेंटेज वाइज जाइए तो 3, 4, 5 साल के बच्चे में वो 15-20% से ज़्यादा नहीं होता। और दूध से बनी चीज़ें, हाँ जी। इट्स अ डेयरी, इसमें नॉट ओनली अ फीडर। आप घर में जो भी चीज़ दूध से ठीक बनाते है। हैं तो उसको थोड़ा कम कीजिए, बिकॉज खून की कमी होने का इम्कान होता है इफ़ यू टेक टू मच ऑफ मिल्क, क्योंकि जो ये काउस मिल्क वगैरह होते हैं इसमें आयरन अच्छा एब्जॉर्बेबल नहीं होता। तो हमारे पास बहुत से बच्चे आते हैं जो बहुत ज़्यादा दूध पीते हैं और उनमें खून की कमी हो जाती है, और फिर वो माएँ कहती हैं डॉक्टर साहब ये खाता नहीं तो मैं दूध पिलाती हूँ, और वो खाता इसलिए नहीं कि आयरन की डेफिशिएंसी होती है, और उससे बच्चा फिर जिस बच्चे को आपने मुस्तकिल फीडर्स पे रखा उसमें जायका, मीठा, फीका, नमकीन, टेक्सचर्स, फ्लेवर्स खाने की हैबिट ही डेवलप नहीं होती। हाँ जी। तो फिर उस वजह से एक साइकिल में बच्चा ट्रैप हो जाता है। तो डॉक्टर साहब ये किस उम्र से कर देना चाहिए? 2 साल के बाद? देखिए sorry। 2 इयर्स की उम्र के बाद आपकी दूध की रिक्वायरमेंट को 30% रह जाती है, 20-30%। ये कम होते होते 5 साल 4 साल के बाद आपकी 15-20% रह जाती है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान का ने बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही हमारे लिए जो था ना इन्फॉर्मेशन वाली बातें थी, और ये तमाम पेरेंट्स के लिए, तमाम लोगों के लिए बहुत आम है। इस पर अमल करने की कोशिश करें। कुछ आगे बढ़ते हैं, टैक्स गुजारों की बात करते हैं। बिल्कुल, टैक्स गुजारों को सहूलतें देने और इंसानी मुदाखलत को कम से कम करने और ख़ुद का डिजिटल तरीक़ाकार से तजारती आसानी के फ़रोग़ के विजन की तकमील के लिए FBR का तैयार करदा सिंगल सेल्स टैक्स पोर्टल जो है वो तश्कील के आखिरी मराहल में दाखिल हो गया है, और जिसका इख्तिताम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से किया गया, और FBR से जारी बयान के मुताबिक ये नहायत ही अहमियत का हामिल इक़दाम पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के सूबाई अथॉरिटीज़ की मशावरत से मुमकिन हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, सिंगल सेल्स टैक्स पोर्टल की सहूलत की वजह से तमाम टैक्स गुजार अब सिर्फ एक गोशवारा जो है वो माहाना बुनियादों पर दाखिल करेंगी, जबकि इससे पहले क्या था कि इससे पहले उनको हर सूबाई अथॉरिटी के अलग अलग गोशवारों पर मुश्तमिल कुल यानी कि 6 मुख्तलिफ गोशवारे जो हैं वो दाखिल कराना पड़ते थे, और इस तरह से सिंगल सेल्स टैक्स पोर्टल के जो बाइस वक्त की बचत और तामीली लागत जो है उसमें कमी आएगी और बेहतरीन कारकर्दगी जो है वो भी हमें
सामने आएगी। हाँ जी, इसी पर हम बात कर लेते हैं। मारूफ कारोबारी शख्सियत मोतीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर मोतीवाला साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सिंगल सेल्स टैक्स पोर्टल की अगर बात कर लें, सहूलत की वजह से टैक्स गुजार अब सिर्फ एक गोशवारा माहाना बुनियादों पर दाखिल कर रहे होंगे, जबकि इससे पहले जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे, हर सूबाई अथॉरिटी को अलग अलग गोशवारों पर मुश्तमिल कुल 6 मुख्तलिफ गोशवारे जो थे वो दाखिल करना पड़ते थे। इस फैसले से कारोबारी तबका मुतमईन है, क्या कोई फ़ायदा होगा? देखिए, ये जो अभी जो है ये स्कीम बिल्कुल नई है, वन विंडो की ये बात कर रहे हैं, इसको इंट्रोड्यूस किया है। मतलब साउंड ऑफ इट तो ये मुझे बेहतर लगता है कि जो है ना लोगों का वक्त भी बचेगा और एक ही जगह के ऊपर वो जमा कर देना पड़ेगा। लेकिन कई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे SRB है और फेडरल गवर्नमेंट है, उसके टैक्सेस के अंदर कई मुतजाद बातें हैं। मतलब ये कि कई ऐसी हेड ऑफ अकाउंट्स हैं जिसको फेडरल FBR कहता है कि मुझे पेमेंट होनी चाहिए, यानी फेडरल गवर्नमेंट होनी चाहिए, SRB कहता है कि मुझे होनी चाहिए। तो ये कंफ्यूजन किस हद तक दूर हुआ है, जब तक इसको पूरी तरह पढ़ेंगे नहीं, इसको स्टडी नहीं करेंगे, इसके ऊपर बहुत सैर-रासिल गुफ्तगू करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर वन विंडो की हमारी बहुत पुरानी डिमांड थी, अगर ये पूरी हुई है तो हम उसको देख के आपके साथ कल परसों में कमेंट कर सकते हैं तफसीली कि भाई ये किस कदर बेहतर है और किस कदर हमें इसका फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है। डेफिनेटली फायदा होगा, लेकिन ये अभी पूरी तरह से कहा नहीं जा सकता कि जब तक इसको प्रैक्टिस में न लाएं, जब तक इसको हम पूरी तरह ठीक है। मोतीवाला साहब, इस पोर्टल का इफ्तिताह तो किया जा रहा है, इसकी रूह के मुताबिक लागू करने के लिए आपके पास कोई मशवरा भी वो हमें देना चाहेंगे कि मशवरा क्या है, गवर्नमेंट को दें जो मशवरा? देखिए, इसका इफ्तिताह तो हम बहुत सारी चीजों का माशाल्लाह पाकिस्तान में करते हैं, लेकिन फिर उसकी जो है वो जो इसकी इम्पोजिशन होती है वो बहुत बड़ा एक मसला होता है हमारे यहाँ। हमेशा से रहा है कि हम इसको इम्पोज नहीं कर पाते, हम इसको पूरी तरह से उसको कारगर नहीं कर पाते। ये तो हमें हमेशा से हमारे यहाँ मसला है। अगर ये वन विंडो ऑपरेशन सही मानों में वन विंडो है, तो इसको इंश्योर करने का तरीक़ाकार ये है कि इसकी एक कमेटी होनी चाहिए, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बननी चाहिए, और इस कमेटी में स्टेक होल्डर्स जो हैं, मिसाल के तौर पर कराची चेंबर है और जो इदारे हैं जो इस तरह के, जो इस बात लाहौर चेंबर है, इस्लामाबाद चेंबर है, इस तरह से जो इदारे हैं उनके लोग भी इसके अंदर जो है ना उस इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के अंदर उसका पार्ट एंड पार्सल होना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई नई स्कीम आती है ना, देखिए इसमें कोई टीथिंग प्रॉब्लम्स होते हैं। शुरू में जब आपको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं उसके अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं, लोग उसका तस्वीर चाहते हैं, टाइमली तस्वीर चाहते हैं, और उसके अंदर जो है ना अमेंडमेंट्स चाहते हैं। उन अमेंडमेंट्स को जाहिर है कोई नई स्कीम होती है, उसमें कोई दुनिया सारी भी इसी तरह से होता है, लेकिन उसके अंदर स्टेक होल्डर्स की पार्टिसिपेशन जो है वो और एक्सपोर्ट की एसोसिएशन है वो भी जो है ना बहुत जरूरी है। अगर सारी पार्ट की हो तो आई थिंक हम इसके इम्प्लीमेंटेशन को सही तरह से करवा सकते हैं और आगे जो है ना लोगों की शिकायत। ज़ुबैर मोतीवाला साहब, ये ज़रा बताइए, हालिया हुकूमती इक़दामात जो हैं उनकी वजह से आप क्या टैक्स रेवेन्यू में खातिर खा इजाफा जो है उसकी तवक्को कर रहे हैं? ये जो रेवेन्यू है ये स्टेट बैंक के गवर्नर की है, स्टेट बैंक की रेगुलेटर की जो है ना, आप पॉलिसी कहें या जो भी कहें, या अब दुनिया में हमारी जो रुपए की कदर कम हुई और ये जो 25 रुपए जो इजाफा हुआ है डॉलर के अंदर, और अगर आप देखें ऑन एन एवरेज 20 से 25 रुपए का इजाफा हुआ है। अगर आप 25 रुपए गिनते हैं तो हमारे यहाँ जितने भी कस्टम स्टेज के ऊपर जितने इम्पोर्ट हमारा होता है वो ये इसके अंदर तकरीबन 40% ऑन एन एवरेज बेसिस उसके ऊपर टैक्सेस, कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स मिला के होता है। तो अगर आप ये जो अगर किसी ने एक डॉलर की कोई चीज इम्पोर्ट की है तो 150 रुपए के ऊपर ड्यूटी देता है। अब 25 रुपए उसके वैसे ही बढ़ गए क्योंकि अब जो है ना रुपया 175 का हो गया या 170 का हो गया, 20 या 25 रुपए जो है ना उसके अंदर वो महंगा हो गया। अब ये जो 20 और 25 रुपए हैं इसके ऊपर ये जो है ना आपकी 40% लेवी लगी, यानी 10 रुपए। अब दुनिया में डॉलर जो हमें हमारा रुपया जो उसकी कीमत कम हुई तो हमको गिरानी में महंगाई में इजाफा हमने हुआ हमारा 25 रुपए, साथ में हम पर गवर्नमेंट ने भी 10 रुपए महंगाई टैक्स लगा दिया। ठीक है। अब ये जो ये जो 10 रुपए है ये इजाफी रकम है जो उन्होंने कलेक्ट की है फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। ये उनकी एफिशिएंसी नहीं है, बल्कि ये दिस इज अनफॉर्चुनेट सिनेरियो। ये होना ये चाहिए था कि जब आपने बजट बनाया तो आपने 155 रुपए के ऊपर कैलकुलेशन करके बजट को बेस किया, जो मुझे याद पड़ता है। उसके अंदर अगर उसको आपने बेस किया, अब अगर अभी 170 हो गया, 175 हो गया, तो कन्वर्जन के अंदर जो लोगों को पैसे ज्यादा लगे उसके ऊपर आप कैसे पैसे बना रहे हैं? ठीक है। आप तो उसको तो आपको वहाँ फ्रीज करना चाहिए या इसी कदर ड्यूटियों को कम करना चाहिए ताकि जो लोगों की इम्पोर्ट की जो कॉस्ट है उसके बढ़ावे का सबब कम से कम स्टेट न बने, गवर्नमेंट न बने।
ये मेरा कहना है। ठीक ये है आपके मोदी सवाल वाले का साहब, अगर मेरा हम बात जवाब है। करें कारकर्दगी की, तो टैक्स के इश्यूज हल करने में इस हुकूमत की कारकर्दगी कैसी है, और टैक्स मामलात के हवाले से आप हुकूमत को क्या तजावीज़ देंगे? देखिए जी, टैक्स को अगर आप सही मानो, मैं बिल्कुल सही बात करता हूँ कि इस हुकूमत के अंदर हमारे काफी मसाइल हल हुए हैं। इसमें कोई सही है। मैं सिर्फ तरद्दुद से काम नहीं लेना चाहता, और मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। देखिए एफबीआर ने एफबीआर ने इस मौजूदा हुकूमत ने ठीक है। नेक नियति के साथ सेल्स टैक्स रिफंड का बड़ा अच्छा निजाम कायम किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमको जो है ना डायरेक्ट हमारे अकाउंट के अंदर सेल्स टैक्स रिफंड जमा होते हैं। ये मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। थोड़े से लेट होते हैं, थोड़े से सवेर होते हैं, लेकिन हमें कोई वो जो रिश्वत का एक बाजार था और एक बहुत सारे ठीक है। मसाइल थे, साल के रिफंड बाकी होते थे, वो काफी हद तक जो है ना क्या बात उसको है, जो वो है ना काफ़ी हद sort तक out जो है किया। हल हुए। अगर मोतीवाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, हमने जी एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। कुछ बात कोरोना की कर लेते हैं, क्योंकि वैसे तो हम सूरत हाल देखें अल्हम्दुलिल्लाह खासी कंट्रोल में है, और हम सब जो हैं मतलब अल्लाह का हमें शुक्र भी अदा करना चाहिए हम सबको। और दूसरा, सब लोग वो जो बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहे हैं, जिन्होंने ख़ुद को वैक्सीनेट करवा लिया, वो मुबारकबाद के भी मुस्तहिक हैं कि आप लोगों ने ज़िम्मेदार शहरी होने का मुजाहरा किया। कंप्लीटली वैक्सीनेटेड कंप्लीटली हैं, ये वैक्सीनेटेड बहुत ज़्यादा हैं ज़रूरी आप। है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके आगे टिक लगा हुआ है। खैर 580 केसेस आए हैं जी गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह के कम केसेस हैं। ये भी हमने ख़त्म करने हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से और अपनी कोशिशों से हम ये ख़त्म करेंगे। और 1.32% मुस्बत केसेस की शरह है जो एनसीओसी ने डेटा जारी किया। एग्जैक्टली हमजा, यानी कि ये अब जो केसेस हैं हम लोग देख रहे हैं कि जो शरह है वो भी अभी मतलब ऊपर की तरफ नहीं जा रही है। ये भी बहुत ज़्यादा शुक्र करने की बात है। और हम अगर अपनी बात करें तो हम इंडिविजुअली इसमें बड़ा ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं। हम लोगों ने क्योंकि अपने आप को वैक्सीनेट कराया, तो उस वजह से केसेस जो हैं बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं। हमें उसमें जैसे ही आप वैक्सीनेट खुद को करवा रहे हैं, तो आपके लिए कई आसानियां भी तो हो रही हैं। आपको वो पाबंदियां जो हैं जिनका सामना रहा तकरीबन 1.5-2 साल, अब उनका सामना नहीं है। तो वो लोग जिन्होंने वैक्सीनेट नहीं करवाया, देखें हम वैक्सीनेटेड हैं, सेफ फील करते हैं। ये एक अगर हम देखें ना, फ्रीली मूव भी कर रहे हैं, दिमागी उस तरह तौर पर का डर भी नहीं है। जिस तरह से वो एक डर था कि कोविड ना हो जाए, बाहर निकलेंगे तो हम इस तरह से जर्म्स कैरी कर लेंगे फौरन, तो हम लोगों को कोविड ना हो जाए, इतने ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर से हम बाहर निकले हुए वो जो हैं। प्रेशर था ना साइकोलॉजिकली, हमजा जिस तरह तुम बात कर रहे हो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर था। वो प्रेशर जो वो काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ हुआ है, वैक्सीनेट जो है हो गए। लेकिन हम अभी भी जी मास्क पहनेंगे, और हम अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का जो ख्याल है वो रख रहे होंगे, तमाम तकाजे वो पूरे कर रहे होंगे जो हमसे हमारी स्टेट, हमारी गवर्नमेंट जो है वो उम्मीद लगा रही है। जिस तरह से देखा जाए कि अब वैक्सीनेट हम काफ़ी तादाद में हो भी गए हैं, अब जिस तरह से अब वो पाबंदियाँ हट गई हैं, तो आवाम खुद भी बहुत ज़्यादा फ्री अपने मतलब मूव कर रही है, और वो खुद भी फील कर रही होगी कि हम, और ये मिस कर रहे थे सब लोग ना, कि इस तरह से हम फ्रीली मूव कर सकें, हर चीज़ बिल्कुल, बच्चे स्कूल जा सकें, कॉलेजेस मतलब यूनिवर्सिटीज़ में जा सकें लोग। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो जिस तरह से शॉपिंग मॉल्स की अगर हम खास तौर पर बात करें, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मसला था। खास तौर पर अगर हम बात करें बच्चों के लिए कोई पार्क्स वगैरह में, उनमें बहुत पाबंदियाँ थी, तो वो हट गई। 2-3 बड़े शॉपिंग मॉल्स में जाके मैं गया हूँ, तो मुझे कुछ ना दुख भी हुआ कि लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। वो आपको कहते हैं कि अपना वैक्सीनेशन कार्ड दिखा दें या हमें मैसेज दिखा दें। लोग जिन्होंने एक तो अव्वल तो वैक्सीन नहीं लगवाई हुई, ऊपर से वो बहस कर रहे हैं कि आप हमें कैसे रोक सकते हैं अंदर जाने से। हमजा बदतमीजी करने लग जाते हैं वो बहस, ये बात से ज्यादा दुरुस्त है। बिल्कुल, बहस से आगे बात चल जाती है, बदतमीजी कर रहे हो। कुछ है मैं शायद कह रहा हूँ वो मैसेज नहीं आ रहा, वो ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो कार्ड गुम गया है, वो मतलब कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं। भाई आपकी भी सेफ्टी के लिए है, बाकियों की सेफ्टी के लिए। खैर साथ ही एक और फैसला आया जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कोरोना वबा में कमी के बाद एनसीओसी ने पाकिस्तान आने वाली परवाज़ों के लिए ट्रैवल पॉलिसी में भी तब्दीली का फैसला किया। अच्छा, एनसीओसी के मुताबिक तमाम फ्लाइट्स को 10 नवंबर से पूरी गुंजाइश के साथ पाकिस्तान आने की इजाज़त होगी। 10 ममालिक जो हैं वो ऐसी कैटेगरी है, यानी कि सी कैटेगरी में रखे गए हैं, और इलामे के मुताबिक कोरोना की जो शरह है, क्योंकि ज़्यादा होने पर 10 ममालिक को कैटेगरी सी में रखा गया, ये रीज़न बताई गई है। बिल्कुल ऐसा ही है, मुस्लिम ममालिक इसके अंदर शामिल है। हम बात कर लेंगे कि मुल्क के अंदर इस वक्त कोरोना की सूरत हाल असल में है क्या, और एनसीओसी के मुताबिक कोई लिख रहे हैं कि कोई ख़तरा अभी भी मौजूद है या नहीं है। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ डॉक्टर नौशीन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब आप प्रोग्राम में हैं, ये बात करके अच्छा लग रहा है, और काफ़ी अरसे बाद हैं
ये हम ये तो नहीं कहेंगे काफ़ी अरसे बाद अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें इत्मीनान है कि हमें नहीं लेना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह हालात इतने बेहतर हैं। तो डॉक्टर साहबा, आप लोग क्या देख रहे हैं कि हालात कैसे हैं? कोई अभी भी ख़तरा मौजूद है? जी रही जब तक हमारे मुल्क में एक केस भी कोविड का मौजूद है, खतरा तब तक जो है वो हमेशा रहेगा जब तक हम ये एक केस मौजूद होगा। मगर इस वक्त डेफिनेटली जो पॉजिटिविटी रेशियो है वो बहुत नीचे आ गया हुआ है, 1 के करीब चला गया है, जो कि एक बहुत खुशाइन बात है। मगर जब तक हम अपनी 70% आबादी को वैक्सीनेट नहीं कर लेते, हम लोग उस वक्त तक मैं समझती हूँ कि हम पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हो सकते हैं। तो इस वक्त कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन तक पहुँचें और उसको वैक्सीनेशन कर सकें। उसके बाद फिर हम कुछ कह सकेंगे कि जी अब खतरा का। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा वैक्सीनेशन के हवाले से कि इस वक्त तक कितनी पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेट हो गई है? देखिए जी, जो कम से कम एक डोज जो है वो हमारी 10 करोड़ से मतलब है कि तकरीबन 8-9 करोड़ लोगों को जो है वो लग चुकी हुई है। इसमें से कुछ लोग वो हैं जिनको कंप्लीट वैक्सीनेशन हो चुकी हुई है, वो कोई 3-3.5 करोड़ के करीब हैं, और बाकी वो लोग हैं जिनको कम से कम एक डोज लग चुकी हुई है। तो इस वक्त हमारी कोशिश यही है, और कॉल सेंटर्स भी बनाए जा रहे हैं कि वो लोग जो पहली वैक्सीन डोज के बाद दोबारा नहीं आए सेंटर्स पे लगवाने, कि हम उन तक पहुंचे और उनको दूसरी डोज लगवाएं, क्योंकि ये वैक्सीन इफेक्टिव ही तभी हो सकती है जब इसकी दोनों डोजेस जो हैं वो मुकम्मल हो जाए। तो इसलिए इस वक्त आपके तवज्जुह से भी मैं ये जरूर सबको पैगाम चाहूंगी कि जो एक डोज लगवा चुके हैं और 28 दिन गुजर गए हैं, तो वो इस वक्त आगे आएं और आकर दूसरी डोज लगवाएं, क्योंकि इस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की मौजूद है जिन्होंने अभी तक ड्यू डेट गुजरने के बाद भी सेकंड डोज जो है वो वैक्सीन की नहीं ली है। तो ये बहुत जरूरी है, नहीं तो इससे पहली डोज भी इनइफेक्टिव हो जाएगी और हम अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब, कुछ समझ लग सकी अभी तक, क्योंकि इसके ऊपर आप लोग बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र भी कर रहे होंगे कि क्यों लोग पहली डोज के बाद दूसरी डोज के लिए नहीं आ रहे हैं? देखिए, इसमें इन चीज के ऊपर बिल्कुल गौर किया जा रहा है और वजूहात जो हैं उनको भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इसमें से एक बहुत छोटी तादाद तो उन लोगों की है जो पहली डोज लेके बाहर के ममालिक में चले गए, और जाहिर है वो तो अब दूसरी डोज के लिए नहीं आएंगे, दूसरी डोज उन्हीं ममालिक से लगा देंगे। मगर इनमें वो लोग भी हैं कुछ जिनको ये शायद ख्याल नहीं कि दूसरी डोज भी है, वो शायद एक डोज के बाद समझ रहे हैं कि उन्होंने वैक्सीन लगवा दी। तो बिल्कुल अब इनको कॉल्स करके डिफरेंट प्रोविंसेस में, शहरों में कॉल सेंटर्स जो बनाए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इनका डाटा होता है, टेलीफोन नंबर्स होते हैं, तो इनको अब अप्रोच किया जा रहा है। तो थोड़े दिनों में इंशाल्लाह ताला हमारे पास वो सारा डाटा आ जाएगा जिससे इसकी वजूहात जो है वो क्लियर हो जाए। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, जैसे लॉकडाउन किया क्योंकि सिचुएशन अब जब क्रिटिकल थी तो लॉकडाउन किया, अब जब सिचुएशन नॉर्मल हो गई है और लॉकडाउन भी खोल दिया गया, पाबंदियां तमाम हटा दी गई हैं, तो अब इंडिविजुअली हम लोगों की कितनी जिम्मेदारी आयद होती है कि हम उसी तरह से चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, SOPs को फॉलो कर रहे हो, ताकि ये केसेस जिस तरह से अब कम आए, शरह कम हुई, अब ये दोबारा बढ़े ना? जी देखिए, SOPs तो गवर्नमेंट ने दी हुई है कि हमने किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है, और अगर हम बड़ी गैदरिंग्स में या पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो मैं समझती हूँ मास्क का इस्तेमाल अभी भी हमें करना चाहिए जब तक 70% पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं हो जाती है। और खास तौर पे उन शहरों में इनकी ज्यादा जरूरत है कि जहाँ वैक्सीनेशन रेट बहुत लो है, क्योंकि इस वक्त बहुत से शहर हैं वैक्सीनेशन की हमारी वो उस वक्त वहां तक नहीं पहुंची नंबर के हम उसको सेफ डिक्लेयर कर सकें। तो जो लो वैक्सीनेटेड सिटीज हैं उनमें ज्यादा जरूरत है कि हम इन SOPs के ऊपर अमल दरामद जो है करें। पब्लिक गैदरिंग्स को अभी भी हम जितना अवॉइड कर सके, अननेसेसरी पब्लिक गैदरिंग्स को उनको करें, और अगर कहीं जाना भी पड़ता है तो जो मास्क जो है उसका इस्तेमाल जो है वो बहुत हद तक जो है वो सेफ्टी को इंश्योर करता है। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे बुजुर्ग अफराद जो हैं हजरात, उनको बताइए कि वो लोग भी परेशान हैं कि अब तकरीबन 8 माह हो गए, हमने पहली डोज लगवाई थी जब सिलसिला शुरू हुआ था, लो इम्यूनिटी थी, इसलिए सबसे पहले उन लोगों को कहा गया कि वो लोग लगवाएं, और फिर अभी तक कोई कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन तीसरी डोज की या बूस्टर डोज की या गुफ्तगू हो रही है कि कोई और वैक्सीन भी लगाई जा सकती है। उन लोगों के हवाले से हम कोई फैसला कर पा रहे हैं?
जी देखिए, अभी उनके लिए तो बूस्टर डोज और दूसरी डिफरेंट वैक्सीन की डोज जो है अलाउ की गई है, जिनकी मजबूरी है, जिन्होंने ट्रेवल करना है जी, जी। और उन कंट्रीज में ट्रेवल करना है जहाँ पे हमारे जो यहाँ की चाइनीज वैक्सीन है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ज्यादातर लोगों को वही लगी है, तो उनको तो बूस्टर डोज की अभी फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत मिल गई है और सेंटर्स में जहाँ पर वो अपने ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं वहाँ पर ये डोजेस लग भी रही हैं। ये बिल्कुल अंडर कंसिडरेशन है और ये जो हमारे एल्डरली पॉपुलेशन है कि उनको भी बूस्टर डोज दी जाए, इसके बारे में अभी डिस्कशंस हो रहे हैं और इंशाल्लाह ताला इसके बारे में पॉलिसी फॉर्मुलेट की जा रही है। वैक्सीन्स अब इंशाल्लाह हमारे पास वाफिर मिकदार में मौजूद हैं, मजीद भी आ रही हैं, तो इंशाल्लाह मैं समझती हूँ कि जल्द ही ये पॉलिसी भी आएगी कि जो हमारी एल्डरली पॉपुलेशन है या जो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हैं कि उनके डोज। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मामला ये है कि इस वक्त जो बात हो रही है माहिरीन की जानिब से वो ये गुफ्तगू हो रही है कि जो लोग लगवाना चाहते थे वैक्सीन उन्होंने अब तक खुद को वैक्सीनेट करवा लिया है, अब वही लोग सिर्फ बच गए हैं जो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते या वैक्सीन के किसी तरह से खिलाफ हैं कि नहीं ये वैक्सीन के तो बड़े नुकसान आते हैं, अब इस तरह के लोग रह गए हैं। उन लोगों को वैक्सीन लगवाना यकीनी तौर पर एक मुश्किल काम है और यही माहिरीन कह रहे हैं कि जब तक उनकी सर्विसेज मुअत्तल नहीं कर दी जाएंगी शायद अब वो खुद को वैक्सीनेट करवाने नहीं आएंगे। आप लोग क्या सोच रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो है वो अब 30 नवंबर से लाजमी हो जाएगा हर चीज़ के लिए। आप कोई भी पब्लिक फैसिलिटी जो है उसको अवेल नहीं कर सकेंगे, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हों, चाहे वो मार्केट प्लेसेस हों, और इसकी ये चेकिंग जो है ये लोकल इंतज़ामिया जगह जगह रोक कर जो है वो लोगों के सर्टिफिकेट्स को चेक करेगी। और ये बिल्कुल अब लोग ट्रेवल नहीं कर सकेंगे, ट्रांसपोर्ट नहीं यूज़ कर सकेंगे, बाय एयर का ट्रेवल नहीं कर सकेंगे, ट्रेन्स में नहीं कर सकेंगे, बसेस वगैरह, स्कूल्स में आप नहीं जा सकेंगे, ऑफिसेज में आप नहीं जा सकेंगे। तो ये तमाम पाबंदियां हैं ये वैक्सीनेशन के साथ बिल्कुल एसोसिएटेड होंगी, मगर उसके साथ साथ हुकूमत ने वैक्सीनेशन को तेज़ करने के लिए, क्योंकि जो लोग खुद सेंटर्स पे नहीं आ रहे, जिस तरह पंजाब में एक RED यानी कि रीच एवरी डोर कैंपेन शुरू की है जिसमें लोग टीमें डोर टू डोर जा रही हैं। तो अभी तक हमारा जो 10-11 लाख का टारगेट है वो पर डे का वो तकरीबन अचीव हो रहा है, तो इससे ये कि सेटिस्फैक्शन है जी, इंशाल्लाह लग रही है डोज इंशाल्लाह जी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रही हैं और सूरत हाल अल्हम्दुलिल्लाह अंडर कंट्रोल है और हम यही दुआ करते हैं अंडर कंट्रोल नवंबर से। डॉक्टर साहब मैंने कह दी कि वो लोग कहीं पे भी ट्रैवल या कहीं पे भी आ जा नहीं सकेंगे जो लोग कंप्लीटली वैक्सीनेटेड नहीं होंगे, उनके पास सर्टिफिकेट्स सहूलतें आपसे छीन ली जाएंगी, तो उस वक्त परेशान होने से चाहिए। वैसे हमजा, जो लोग अब रह गए हैं जो नहीं लगवाने जा रहे हैं उनके जितनी ऊपर रिस्ट्रिक्शन जब तक नहीं लगेगी तब तक वो अपने आप को वैक्सीनेट करवाने नहीं जाएंगे। अच्छा ठीक है, मतलब ठीक है, मामला यही है। लेकिन अब आप लोग सोच लें कि फिर तंगी होगी, फिर बहस कर रहे होंगे हम लोगों के साथ, वो बेचारे जिनकी ड्यूटी है ये चेक करना, हम उनसे तकरार कर रहे होंगे। बेहतर है कि हम खुद को वैक्सीनेट करवाएं। अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीनेट करवा के आपके सामने बैठे हुए हैं और तमाम मतलब कि आप जिन लोगों को देख रहे हैं कि जो ये बात आपको कह रहे हैं कि वैक्सीन खुद को लगवाएं, उन्होंने वैक्सीनेट खुद को करवाया हुआ है और वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर अगर वो उनको इतने डाउट्स है तो खुद करवा के देख लें, कोई मसला नहीं होगा उन्हें, चलें डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कुछ डाउट्स की बात कर रहे हैं तो MQM पाकिस्तान को भी कुछ डाउट्स थे जिस पे सिंध हाई कोर्ट में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से शहरी इदारों में सियासी बुनियादों पर भर्तियों के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर की गई। बिल्कुल, और ये आईनी दरख्वास्त MQM रहनुमा सैयद फैसल सब्जवारी ने दायर की है, जिसमें सिंध हुकूमत, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटर कराची, इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिंध हुकूमत को फौरी बल्दियाती इलेक्शन कराने का हुक्म दिया जाए और सिंध हुकूमत को सियासी बुनियादों पर ब्यूरोक्रेट्स को बतौर एडमिनिस्ट्रेटर तैनाती से रोका जाए। अच्छा, ये भी इस्तदा की गई है कि कराची के शहरी इदारों में दीगर इलाकों के अफराद की तकर्री का नोटिफिकेशन भी कल अदम करार दिया जाए और कानून के मुताबिक सिंध सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 के तहत भर्तियों का हुक्म दिया जाए। इसके अलावा दही और शहरी कोटे पर अमल दरामद कराने की भी इस्तदा की गई है। और ये सारा मामला है कि अब MQM पाकिस्तान सामने आई है। इस हवाले से एतराज़ात तो रहे हैं, सियासी एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर भी, मुर्तज़ा वहाब साहब के ऊपर एतराज़ात रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी रहे हैं, MQM के भी रहे हैं। तो अब MQM जो है वो इस सारे मामले में सामने आई है। यार अब ये आगे मामला जो है वो कब क्या होगा, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली वो उसके बाद ही होगा, उस चीज़ें जो है वो सामने आएंगी। खैर हम अब आगे बढ़ेंगे और हम कुछ IT के हवाले से बात करेंगे। वैसे हम
एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, स्टार्टअप के हवाले से बात करते हैं। लेकिन रवा बरस अगर हम बात करें, हुकूमत पाकिस्तान ने IT बरामदात में इजाफे का ऐलान भी किया और इसके मुताबिक मौजूदा माली साल की पहली जो समाही है उसमें मजमूई IT बरामदात का हजम 63 करोड़ डॉलर से जायद रहा है। हाँ, क्या बात है। और IT मसनूआत का मौजूदा माली साल की पहली छमाही का हजम जो है वो गुज़श्ता साल की पहली छमाही के हजम से 42% ज़्यादा है, 42% ज़्यादा है। मगर इस शोबे से मुंसलिक बरामदात में इजाफे के बावजूद इस शोबे से जो मुंसलिक अफराद हैं उनसे हम आपकी मुलाकात भी करवाते रहते हैं, बातचीत भी होती है। वो काफ़ी मसाइल हैं जिनकी निशानदेही कर रहे होते हैं। सबसे बड़ा मसला उनको, चले ये तो है ही कि हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत मौजूद नहीं है, फिर वो कहते हैं पोटेंशियल इतना ज़्यादा मौजूद है, हमें वो सहूलियात नहीं दी जा रही हैं कि वो जो पोटेंशियल इस शोबे के अंदर है, हम मज़ीद बेहतर काम कर सकते हैं, कि हम मज़ीद बेहतर काम कर पा रहे हैं। बिल्कुल। इस शोबे से मुंसलिक माहिरीन के मुताबिक तालीमी इदारों से निकलने वाले हुनरमंद IT अफराद की तादाद तलब के मुकाबले में कम है, तो इसके साथ उनमें से अक्सरियत इस तादाद से आ रही नज़र आती है, जो कि आलमी मार्केट में मुकाबले के लिए ज़रूरी भी समझी जाती है। इसी पर हम बात करेंगे और बात करना ज़रूरी भी बहुत ज़्यादा है। हमारे साथ IT एक्सपर्ट और एंटरप्रेन्योरशिप शमीम राजानी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग शमीम साहिबा। अगरचे IT मसनूआत का जो मौजूदा माली साल की पहली छमाही का जो हजम है वो गुज़श्ता साल की पहली छमाही के हजम से 42% ज़्यादा है, मगर इस शोबे से मुंसलिक जो अफराद हैं उनका अगर उनके मुताबिक देखा जाए तो ये हजम अभी भी बहुत कम है। इसकी आप क्या समझती हैं, रीज़न्स क्या हैं? जी, थैंक यू सो मच जी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो आ रहा है वो हमारा डिमांड साइड का नहीं है। आपको पता है कोविड के बाद जो है, आपने खुद ही बताया कि 42% हमारा इंक्रीज़ हुआ है रेवेन्यू में, तो डिमांड तो बहुत ज़्यादा है। सप्लाई साइड जहाँ पे हम कहते हैं कि जी हमें स्किल्ड लेबर चाहिए, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, उसके लिए हम एकेडेमिया की तरफ देखते हैं, उसके लिए हम यूनिवर्सिटीज़ की तरफ देखते हैं। हर साल यूनिवर्सिटी से 25,000 ग्रेजुएट निकलता है और उसमें से कुछ 2500 या 3,000 लोग ऐसे होते हैं जिसको हम एक्चुअली इंडस्ट्री में एब्जॉर्ब कर पाते हैं, उनको हम ले पाते हैं, जिनसे हम काम करा पाते हैं। बाकी जो लोग होते हैं वो उतने टैलेंटेड, उस काबिल नहीं होते, उतने स्किल नहीं होते कि आप उनके साथ काम कर सकें। तो आई थिंक सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो है वो सप्लाई साइड के ऊपर है। ठीक है शमीम राजन साहब, कहिएगा आप एकेडेमिया की तरफ देख रहे होते हैं, आप यूनिवर्सिटीज़ की जानिब देख रहे होते हैं, लेकिन IT शोबे की जब हम बात करते हैं, कुछ कामयाब नौजवानों से भी मुलाकात करते हैं, वो कहते हैं कि भाई यूनिवर्सिटी में तो कुछ होता ही नहीं था, इसलिए हमने अपना काम करके खुद ही स्किल सीख ली है, कुछ सर्टिफिकेशंस ले ली हैं और अब हम आगे भी बच्चों को सिखा रहे हैं। तो ये कितना बड़ा इशू है कि हमारे शायद इंडस्ट्री जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के साथ आपस में इनका लाइजॉन ही नहीं है। अच्छा देखें, ये जो जिन हजरात की आप बात कर रहे हैं, मैं उनमें से एक हूँ। ठीक है, मैंने भी जो यूनिवर्सिटी से बाहर निकल के खुद सर्टिफिकेशंस की, खुद सीखा, अपनी कंपनी खुद खड़ी की। लेकिन उस वक्त जो है वो इतना ज़्यादा हजम, इतना ज़्यादा जो है डिमांड साइड नहीं थी, आपके डिमांड साइड का इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आ रहा था। अब इतना ज़्यादा आ रहा है, और जब आपके प्राइम मिनिस्टर या आपका जो है मिनिस्ट्री जो है वो कह रही है कि जी इस साल आपको $2.4 बिलियन का रेवेन्यू हुआ है, अगले साल जो हमने उसको $4 बिलियन पे लेके जाना है, तो अगले साल अगर आपने उसको $4 बिलियन पे लेके जाना तो आपको 100,000 स्किल्ड रिसोर्स चाहिए मुल्क में, और ये हमारा टारगेट है। तो उसके लिए ये काफ़ी नहीं है कि हर कोई अपने बबल में बैठ के छोटे छोटे इंस्टीट्यूट खोल ले और उनको पढ़ाए। अब ज़रूरी है कि गवर्नमेंट और इंडस्ट्री जो है वो एकेडेमिया के साथ लाइजॉन करे, उनके साथ मिले, और वहाँ से जो बच्चा निकलता है हम उसी को, वो इस काबिल हो कि इंडस्ट्री उसको अपने अंदर पेनिट्रेट कर सके। उसके लिए अब गवर्नमेंट ने जो है प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर एकेडेमिया, अब जाके इस साल या पिछले 2-3 सालों से एकेडेमिया इतनी एक्टिव हो गई है कि वो भी हमारे साथ हाथ मिला के वो कहते हैं कि जी चले हम कुछ करते हैं। सो उसके लिए कुछ 1-2 प्रोग्राम्स हमने इंट्रोड्यूस किए हैं और हम करने भी जा रहे हैं। एक बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है जिसकी मैं अभी थोड़ी सी बात करूंगी, इसे कहते हैं एकेडेमिया ब्रिज प्रोग्राम। पाशा के प्लेटफॉर्म से हमने उसको लॉन्च किया है। उसमें हमने ये किया कि जो यूनिवर्सिटी में जो आप कोर्सेज पढ़ाते हैं, उन कोर्सेज की जो लैब्स हैं, जो प्रैक्टिकल है, उसका हमने जो टेक्नोलॉजी स्टैक है, जिस टेक्नोलॉजी में पढ़ा रहे थे वो बहुत पुरानी थी, हमने वो चेंज करके नया स्टैक लेकर आ गए हम। और फिर हमने कहा कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये इंडस्ट्री खुद आके आपको पढ़ाएगी। तो जब इंडस्ट्री खुद पढ़ाएगी तो फिर इंडस्ट्री वही पढ़ाएगी जो इंडस्ट्री को चाहिए। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एकेडेमिया के साथ इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करें ताकि वो जाके पढ़ाए, ताकि सही बच्चा वहाँ से निकले। सो ये तो एक वो वाला टारगेट है जो आप कहते हैं कि जो बच्चे एकेडेमिया में हैं उनको आप कैसे उस काबिल करेंगे अगले 6 महीने में, साल
साल भर में कि जब वो एकेडेमिया से निकलें ग्रेजुएट होकर तो इंडस्ट्री उनको एब्जॉर्ब कर सके। तो इसके लिए ये एक प्रोजेक्ट है जो प्राइवेट सेक्टर मिलकर गवर्नमेंट के साथ, पीसेप के साथ, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ, पाशा मिलकर ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया भी है इसका। दूसरी चीज़ हम ये कर रहे हैं कि जो बच्चे ऑलरेडी ग्रेजुएट करके निकल चुके हैं, अब उनको क्या करें। तो उनके लिए जो है एक इंडस्ट्री रेडनेस फ्रेमवर्क बना रहे हैं, एक बूट कैंप बना रहे हैं कि जो बच्चे CS ग्रेजुएट हैं या जो CS ग्रेजुएट नहीं भी हैं, उनको आप 6 महीने के लिए एग्रेसिव ट्रेनिंग दें इंडस्ट्री के अंदर और फिर उनको जो है वो इंक्यूबेट करें। देखें 100,000 का नंबर जो है ना वो बहुत बड़ा है। उसके लिए हम जो कुछ कर सकते हैं ना, हम उससे कहते हैं मल्टी प्रॉन्ग अप्रोच। हम जिस तरीके से भी कर सकते हैं उसको इनकलकेट करने की कोशिश करें। बिल्कुल शमीम साहब, जिस तरह से आपने कहा है ये 2 प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं, खास तौर पे जो आपने कहा कि यूनिवर्सिटी से हम लोग या जो इंस्टीट्यूट एजुकेशन उनसे हम जब लिंक्ड होंगे तो उसके बाद आप क्या समझती हैं फ्यूचर में आप फिर देख रही हैं कि सप्लाई बेहतर होगी, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही होंगी? उम्मीद तो यही है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि स्किल डेवलपमेंट जो है ना वो इंडस्ट्री का काम नहीं है। स्किल डेवलपमेंट तो एकेडेमिया का काम है। इंडस्ट्री का काम तो ये है कि हम उस स्किल को जो एकेडेमिया प्रोड्यूस करते हैं हम उसको कंज्यूम कर सकें। अभी वो हम कर नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो जितना अच्छा हमारे पास इस वक्त डिमांड साइड आ रहा है ना उसको हम उसको एब्जॉर्ब करके अपना रेवेन्यू बढ़ा नहीं पा रहे। तो इस वक्त इंडस्ट्री ने ये एक जो है स्टेप लिया है कि वो आगे बढ़ के और एकेडेमिया के साथ हैंड होल्डिंग करेगा और एकेडेमिया को उस लेवल पे लेकर आए कि फिर उसके बाद 1, 1.5, 2 साल के बाद एकेडेमिया इस काबिल हो जाए कि वो खुद ही इस तरह के ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर सके ताकि इंडस्ट्री इसको कंज्यूम कर सके। तो डेफिनेटली आई एम होपफुल कि इस स्टेप के बाद जो है बहुत बेहतरी आएगी। ठीक है शमीम साहब, ये भी बताइएगा $2.4 बिलियन है, $4 बिलियन करना है, ये हमारी ख्वाहिश है, हमारा ख्वाब है, पूरा भी होना चाहिए है, लेकिन क्या IT इंडस्ट्री को वो सहूलियात मिल रही हैं? प्रोफेशनल्स जो हैं वो मतलब मुतमईन है कि हाँ गवर्नमेंट की जानिब से वो सहूलियात मिल रही हैं कि कल को हम यहाँ तक पहुँचा देंगे आपको? जी सहूलियात तो मिल रही होती हैं, बिल्कुल गवर्नमेंट बड़ी एक्टिव है। मिनिस्टर ऑफ IT जो है अमीन अल हक साहब बहुत एक्टिव हैं इसमें और हमें सहूलियात भी मिल रही होती हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि 2025 तक हमें जो है वी वर टैक्स एग्जेम्प्टेड और वो अचानक से जो है एक गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस आया वो टैक्स एग्जेम्पशन ख़त्म कर दी गई। तो इस तरह की चीज़ें जब हो जाती हैं तो फिर जो है वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी। गवर्नमेंट बहुत खैरख्वाह है, गवर्नमेंट बिल्कुल समझ गई है कोविड के दौरान कि सबसे कि IT कितना ज़रूरी शोबा है और कितनी ज़्यादा वो जो है ज़र मुबादला ला सकता है मुल्क के अंदर। तो इसलिए वो चाहते तो हैं लेकिन कभी कभार कंसिस्टेंसी नहीं रहती। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे SDGs के कॉन्सेप्ट जो अभी आए हैं तो वो सारे कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अच्छा शमीम साहब, आप जो हमारे साथ लाइजोन की बात कर रही हैं और फिर एकेडेमिया की जो जिम्मेदारियां हैं हम ये देख रहे हैं कि वहाँ से पूरी नहीं हो रही हैं। जिसका दिल करता है वो एक IT सेंटर खोल लेता है, जिसका दिल करता है वो अपने IT का एक कोर्स जो है वो लॉन्च कर देता है। बाद में देखा जा रहा होता है कि हमारे पास पता नहीं इस तरह की फैकल्टी भी मौजूद होगी या नहीं होगी। इवन फैकल्टी की बात कर लेते हैं, फैकल्टी जिसने BS किया, MS किया, PhD की, उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। इंडस्ट्री का अपना कोई एक्सपीरियंस आपके पास मौजूद नहीं है तो इंडस्ट्री के बारे में वो प्रोफेसर हजरात कैसे बता रहे होंगे? दूसरा हमारा HEC की तरफ से प्रॉब्लम ये है, जब तक आपने MS नहीं किया होगा, चाहे आप एक बहुत बेहतरीन स्पेशलिस्ट हैं, आपको IT का बेहतरीन तरीके से पता है, आप जाके पढ़ा नहीं सकते हैं। तो इस हवाले से भी कोई IT मिनिस्टर साहब से बात हो रही है कि IT पॉलिसी के ऊपर इस पर भी नज़रसानी करें? जी सो डेफिनेटली HEC के साथ भी कोलैबोरेशन में काम हो रहा है। HEC भी बहुत बिकॉज मिनिस्टर ऑफ IT जो है वो इतने इन्वॉल्व हैं तो HEC इज़ ऑल्सो वेरी ऑन टॉप ऑफ थिंग्स। हम उनके साथ बातचीत कर रहे हैं कि ये इस तरह के जो मामलात हैं जिसमें MSc या PhD जो है रिक्वायरमेंट है उसको थोड़ा सा कम किया जाए। शमीम साहब बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पाकिस्तान से आप बात कर रही हैं और यही कह रही हैं कि हमारे HEC के साथ भी बातचीत चल रही है क्योंकि IT मिनिस्टर जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और यकीनी तौर पर MS ये एक बुनियादी शर्त है कि आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाना है तो आपने MS लाजमी तौर पर किया करेंगे। उसके ऊपर भी हमने तजवीज़ दी है कि किसी तरह से उसको नीचे ले आया जाए ताकि जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी जाकर बता सकें कि भाई ये चीज़। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कुछ प्रोग्राम्स भी लेके आ रहे हैं तो चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ हमें फ्यूचर में नज़र आ रही होंगी। IT के हवाले से फौरी तो फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें थोड़ा सा इंतज़ार भी करना पड़ता है, लेकिन हमें चाहिए होता है कि आज फैसला हुआ तो कल क्यों नहीं इसके हमें जो है समरात मिले। हम एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
सुबह सवेरे पाकिस्तान। अब हम कुछ टैलेंट्स की बात करेंगे क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत सारे टैलेंट्स तो मौजूद हैं ही, लेकिन हम आपकी मुलाकात भी उनसे कराते हैं। अब हम बात कर रहे हैं आज कराची की नौजवानों की मुसव्वरा जो है सहर शाह रिजवी, 100 कौमी हीरोज़ के पोर्ट्रेट बनाकर उन्हें खराज तहसीन पेश करने की ख्वाहिशमंद हैं। और सहर शाह रिजवी जो हैं वो एक विजुअल आर्टिस्ट हैं और उन्होंने जामशोरों में वाक़िया मेहरान यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर्ट एंड डिज़ाइन से ग्रेजुएशन भी किया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर्ट एंड डिज़ाइन से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है और वो अब तक अब्दुल सत्तार ईदी साहब, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद करने वाले हुर तहरीक के साबिक़ सरबराह पीर सिफ़तुल्लाह राशिदी साहब, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, सिंध के किसानों के हकूक़ के लिए तहरीक चलाने वाले रहनुमा हैदर बख्श जतोई साहब, मशहूर सिंधी रागी अल्लन फ़कीर और मुख्तलिफ़ लोगों के सचिल सनमत साहब की बात कर ली जाए और इन लोगों के बना चुकी हैं पोर्ट्रेट और उनका जो ख्वाब है 100 लोगों का उन्होंने जो है ये ज़हन में बना लिया हुआ है। और किस तरीके से वो चूज़ करती हैं ये थोड़ी सी समझ लग रही है हमें कि जब हम ये लिस्ट देख रहे हैं ना कि जी कि ये नाम कैसे हैं तो उसके बाद हमें समझ लग रही है कि लिस्ट के वैसे कैसी होगी, पर उनसे पूछेंगे भी। लेकिन हमजा अगर विजुअल आर्ट्स की बात करें तो ये कोई आसान काम नहीं है, मतलब हर कोई नहीं कर सकता विजुअल आर्ट्स। तो सहर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं और यकीनन तारीफ़ की भी वो इस टाइम जो है वो मुस्तहिक भी हैं कि उनकी तारीफ़ भी होनी ज़रूरी है। कि आप देखें अब ये जो पिक्चर्स चल रही हैं हमजा कितने ज़बरदस्त कलर्स जो है उनमें इस्तेमाल भी किए गए हैं और बड़ी अच्छी काम वाकई है। और सहर शाह के फ़न पारों की पाकिस्तान के साथ साथ इटली, मलेशिया समेत मुख्तलिफ जो 80 ममालिक हैं उनमें नुमाइश भी हो चुकी है। क्या बात है। तो हम ज़्यादा बात नहीं करते, हम कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा बात करें और कुछ लोग जो इंटरेस्ट रखते हैं इन चीज़ों में वो थोड़ा सा सीख भी सकेंगे। विजुअल आर्टिस्ट सहर शाह रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं। सहर वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मतलब इतना कुछ अचीव कर लिया, पहले तो हमें ये बताएं कि ये कैसे हुआ, इतनी हमें हैरत हो रही है। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत मशकूर हूँ। वाकई में कम टाइम में मतलब छोटी एज में बहुत कुछ अचीव कर दिया है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना भी है। लेकिन इतना कहूँगी कि अचीव जो लोग करते हैं वो मेहनत भी इतनी करते हैं। 10 इयर्स का स्ट्रगल है मेरे काम के पीछे। 10 साल से मैं आर्ट को प्रैक्टिस कर रही हूँ। अच्छा जी, ज़बरदस्त। अच्छा सहर, पहले हमें ये बताइए कि बहुत सारे जो हमारे अगर हम देख लें कि जो लोग आगे आ रहे होते हैं, बच्चे जिससे आर्ट्स में आना चाह रहे होते हैं, फ़ाइन आर्ट्स की अगर हम बात कर लें तो डिफरेंट मतलब उसकी जो आगे कैटेगरीज हैं उसमें आना चाह रहे होते हैं, लेकिन विजुअल आर्ट की तरफ इतना ज़्यादा रुझान नहीं है। तो विजुअल आर्ट है क्या, इसके बारे में हमें ज़रा बताइएगा। विजुअल आर्ट्स वो आर्ट जिसको बेसिकली हम अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं, या पेंटिंग्स जिस तरह से हैं, स्कल्पचर है, या जिस तरह से जो भी विजुअल चीज़ें हैं जो हमारे नज़रों के सामने होती हैं, या इस तरह से जो आर्ट की फील्ड से मंसूब चीज़ें हैं, स्कल्पचर हो गया, प्रिंट मेकिंग हो गया, या उसमें डिफरेंट पेंटिंग्स की जो चीज़ें हैं वो हैं। तो विजुअल आर्ट की तरफ वाकई में पहले तो ऐसा होता था काफ़ी टाइम के लोगों को इतना इसका बारे में इल्म नहीं था, पता नहीं होता था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो अवेयरनेस आ रही है। और आई एम ग्लेड कि मेरे आर्ट्स में काम करने की वजह से या लाइव पेंटिंग्स बनाने की वजह से वो एक स्पेसिफिक जो एक खिला था वो फिल हो गया है, क्योंकि मुझसे पहले कोई भी ऐसा आर्टिस्ट नहीं था जिसने लाइव पेंटिंग्स बनाई हों या पब्लिक को अपने हमारे जो हीरोज़ हैं उनसे कनेक्ट करने की कोशिश की हो, या हमारे हीरोज़ जो मेरे अपने हीरोज़ हैं या हम सबके हीरोज़ हैं उनको कनेक्ट किया हो या उनको कंबाइन किया हो एक जगह। तो वो काम जब मैंने स्टार्ट किया तो यकीन करें मुझे इतना प्यार आप लोगों ने सबने इतना प्यार मुझे दिया। और गर्ल विद द गोल्डन फिंगर्स मुझे कहा, सिंध जी सहर मुझे बोलते हैं, और बहुत सारे इस तरह से खिताब जो है मुझे देते हैं। सोने नांगुर हमारी छोकरी मुझे सिंध में कहते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब इस तरह से आर्ट को आप लेते हैं। एक छोटी सी काविश थी, छोटी सी कोशिश थी, जिसको इतना ह्यूज, इतना बड़ा आप लोगों ने बना दिया। अच्छा, ये हम देख रहे हैं कायद आज़म को अजरक भी पहना दिया आपने ना उसके अंदर, और ये सिंध के साथ कोई खासा जो है ना हमें लग रहा है कि ताल्लुक़ होने की वजह से वो आपके फ़न के अंदर भी हमें नज़र आ रहा है। ये जो आपने 100 लोगों का ख्वाब था, लिस्ट बनाई, लिस्ट कैसे बनाई, लोगों से तजावीज़ भी ली, अम्मा बस ये पूछा कि अच्छा आप बताएं किसका बनाऊं, या अपनी रिसर्च के ऊपर था जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वो बनाऊंगी? बिल्कुल ऐसा था। अजरक के साथ तो मेरा वाकई में बहुत गहरा एक कनेक्शन है, बल्कि हम लोग, मैं तो बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ एक सिंधी होने पे। हमारे मुल्क का कल्चर बहुत ज़्यादा रिच है, तो उस लिहाज से बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ।
तो उसको कैरी करना चाहिए, उस पर प्राउड करना भी चाहिए। और ये एक ऑनर था, एक रिस्पेक्ट थी जो मैंने अपनी तरफ से या हम सब की तरफ से हमारे हीरोज़ को दिया है, क्योंकि उन लोगों ने इतना कुछ कर दिया है, इतना काम किया है हमारे लोगों के लिए, बहुत कुछ किया है उन्होंने, बनाया हमें एक मुल्क दे दिया, बहुत सारे उनके एहसानात हैं हमारे हीरोज़ के हमारे ऊपर। तो मेरी काविश या कोशिश ये थी कि मेरी तरफ से मैं कुछ तो उनको दूं, एक आर्टिस्ट हूँ, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं दे सकती, तो यही दे सकती हूँ। तो अजरक इसलिए मैंने पेंट किया अपने काम में। और लिस्ट जो थी या हमारे हीरोज़ की सिलेक्शन जो थी, एक तो जब मैं स्टार्ट मैंने किया था तो GM सैयद के पोर्ट्रेट से मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं पढ़ती ज़्यादा हूँ चीज़ें, तो इस लिहाज से मुझे राइटर्स या सिंगर्स या आर्टिस्ट वो लोग बहुत इंस्पायर करते रहे हैं। लेकिन पॉलिटिशियंस वो लोग जिन्होंने वाकई में सर्व किया, जैसे सूर्या बादशाह का आपने जिक्र किया स्टार्ट में, तो इस तरह से वो लोग जिन्होंने सियासत में सर्व किया, जिन्होंने डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ जो है उन फील्ड्स में वो सर्व करते रहे, तो उन लोगों के मैंने बेसिकली पोर्ट्रेट्स बनाए हैं। लिस्ट जो है वो मैं जैसे बनाती गई तो उसमें बहुत सारे ऐसे फैंस थे, लोग थे जो मुझे बताते भी गए कि इस पर्सनालिटी को भी आप बना सकते हैं। काफ़ी ऐसे लोग थे, काफ़ी ऐसे पर्सनालिटीज़ थी जिनको मैं इतना ज़्यादा जानती नहीं थी, लेकिन जब मैंने रिसर्च किया तब मुझे पता चला कि उनका काम कितना बड़ा है। तो इस तरह से वो बनती कि जिसने मुझे इंस्पायर बहुत ज़्यादा किया, उनको मैंने कोशिश की है कि मैं ट्रिब्यूट दूँ। बिल्कुल। अच्छा सहरा, हमें बताइएगा कि प्लान्स क्या हैं आपके, अब ये जो लिस्ट है वो कब तक कंप्लीट करेंगे आप? फ्यूचर प्लान्स बहुत सारे हैं और इंशाल्लाह इस काम को हम लोग मैं जारी रखूँगी। और जिस तरह की उम्मीदें हैं लोगों की मुझसे, तो मेरी यही काविश है, यही कोशिश है कि आर्ट जो है उसको हम लोग सीरियस लें, बल्कि अब लोग ले भी रहे हैं। तो मेरी काविश ये है कि हम लोग इसको पब्लिक करें। बहुत सारे इस पर प्रोजेक्ट हो सकते हैं, बहुत सारा काम हो सकता है। स्ट्रीट आर्ट स्टार्ट हो गया। जब मैंने पोर्ट्रेट बनाने स्टार्ट किए तो पहले हम लोग कंटेम्प्रेरी इरा में रहते हैं, कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड है, तो इतने ज़्यादा सीरियस पोर्ट्रेट को नहीं लेते थे, उसको क्राफ्ट मानते थे। लेकिन अब काफ़ी लोग हैं जो उसको आर्ट मान रहे हैं या आर्ट से मंसूब कर रहे हैं या इस तरह से, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है एक कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के लिए। अपना मैं मिनिएचर का कंटेम्प्रेरी काम जो है उसको मैंने छोड़ के पोर्ट्रेट स्टार्ट किया, तो एक चैलेंज था ये मेरे लिए। लेकिन अब आप देखें कराची में प्रेस क्लब हो गया या डिफरेंट और भी जगह मैं अक्सर देखती हूँ, तो वहाँ पे अब हमारे हीरोज़ के पोर्ट्रेट और भी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बनाने स्टार्ट किए। तो ये एक इनिशिएटिव था, एक फर्स्ट डॉट मैंने लगाया, लेकिन उसको कैरी ऑन करना, उस पर बहुत बड़े बड़े राइटर जो हैं उन्होंने लिखना शुरू कर दिया उन पर्सनैलिटीज़ के ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। बिल्कुल बड़ी अचीवमेंट है, और ट्रेंड सेटर बनना ही तो बड़ा काम है, फिर फॉलो करने वाले तो फिर बहुत लोग होते हैं। अच्छा चलें, ये तो हमने बात कर ली, हीरोज़ की भी बात कर ली, आप किस तरह से यहाँ पर आए, सारी गुफ्तगू हो गई। अब मसला ये होता है कि जब भी हमारे आसपास कोई ऐसा काबिल आदमी या कोई खातून, कोई लड़की, कोई बच्चा होता है ना, तो हम उसको कहते हैं कि यार हम तुम्हारे हीरो नहीं हैं, हम तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, हम तुम्हारे भाई नहीं, हम तुम्हारी बहनें नहीं हैं, हमारे लिए भी तो कुछ करो ना, हमें भी बना के दो, हम भी अपने कमरे में लगाएंगे। तो ये डिमांड्स कितनी आती हैं और ये कोई डिमांड्स पूरी भी होती हैं सर से? अच्छा, डिमांड्स बहुत आती हैं और मैं उसकी रिस्पेक्ट भी करती हूँ, क्योंकि लोग आर्ट से प्यार करते हैं, इसीलिए वो ऐसा चाहते हैं। और ये हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मेरा भी पोर्ट्रेट बनाया जाए। मैं कहती हूँ कि मेरी सीरीज़ में जब किसी ने ऐसी ख्वाहिश का इज़हार किया तो मैं कहती हूँ कि इस सीरीज़ में मैं आपको तब शामिल करूँगी जब आप हमारे मुल्क के लिए या लोगों के लिए कुछ इतना बड़ा, इतना ज़बरदस्त आप काम करें, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं इस लिस्ट में आपको शामिल करूँ। अदरवाइज वैसे प्राइवेट पोर्ट्रेट इनकार करने का बहुत अच्छा तरीका है, मतलब इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? अगर हम उससे दूसरा रुख देखें ना तस्वीर का, तो उसमें यह है कि लोगों को मोटिवेट करिए, वो मुल्क के लिए कुछ करेंगे, तो फिर मैं, हाँ बिल्कुल, फिर मैं उनकी पिक्चर ऐड करूँगी। अच्छा, आपने सर बात की थी मिनिएचर की, कि आपने उसको छोड़ के आपने जो है इसकी तरफ आई है, पोर्ट्रेट की तरफ। तो विजुअल आर्ट्स जो हैं वो कितना ज़्यादा मुश्किल है या फिर नहीं, आसान है, हर कोई कर सकता है? ट्रेनिंग लेना होता है इसमें इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा। आप ग्रेजुएट होके जब बाहर आते हैं तो आपका माइंड सेट बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि आप आर्ट हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप आर्टिस्ट जो है उनके बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिफरेंट हो जाती हैं, आपका विजन एक तरह से बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो मिनिएचर को मैंने छोड़ा नहीं है, लेकिन मैंने फ़िलहाल उसको मिनिएचर भी कोई आसान काम ऑयल पेंटिंग करती रही हूँ। जी
नहीं, वो और ज़्यादा डिफिकल्ट है उसमें तो। वो मैं सिंगल हेयर से काम करती थी, वो ब्रश खुद बनाना, और वो सिंगल हेयर स्क्यूरल जो गिलहरी होती है उसका बाल होता था जिससे पेंटिंग्स बनाती हूँ मैं। ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं उनमें मेरा काम भी मिनिएचर का ही डिस्प्ले हुआ है। पोर्ट्रेट सीरीज़ तो मैंने अभी 2 साल हुए हैं जिसको स्टार्ट किया है, या ऑयल पेंटिंग में काम करना स्टार्ट किया है। मुश्किल नहीं है जिनके लिए, जिनको पैशन है आर्ट से, जिनको प्यार है आर्ट से, जिनकी तरजीह है आर्ट, उनके लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन अदरवाइज ऐसा इंसान जो एक इंजीनियर है या डॉक्टर है या किसी और चीज़ में उसका इंटरेस्ट है, उसको हम आर्टिस्ट नहीं बना सकते। अच्छा, बहुत मुश्किल है। इसमें आपकी क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए, आपका अपना इंटरेस्ट भी होना चाहिए है। अच्छा, जो लोग आना चाहते हैं, जो बच्चे आना चाहते हैं इस फील्ड में, एक्सेल करना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि जी के पेरिस में कोई नुमाइश हो, हमारे भी उधर फन पारे जो है वो नुमाइश के लिए पेश किए जाएं, उनको आप क्या मशवरा देंगे? उनको यही कहूँगी कि फॉलो योर पैशन, और आप अपने जो मेंटोर्स होते हैं उनको ढूंढें। आप बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, उनसे सलाह मशवरा करें, आप स्टडी करें और रिसर्च करते रहें डेली बेसिस पे। सोशल मीडिया ने बहुत काम और चीज़ें इजी कर दी हैं, तो उस पर अपॉर्चुनिटीज़ आप सर्च करते रहें, देखते रहें, अपने उस्तादों से मशवरा ज़रूर करें, और जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होती है अप्लाई हर जगह आपने करना है। उनकी चीज़ें आप नज़र में रखें कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, उस लिहाज से आपने अप्लाई करते रहना है। तो इंशाल्लाह आप मेहनत जब करते हैं तो उसका अजर आपको अल्लाह ताला देता है। तो मेहनत करनी चाहिए, और उस पर रिसर्च करके जब आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। बिल्कुल ठीक है। सहर शाह रिजवी, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे वक्सा वैसा बनी है, बड़ा बेहतरीन एक देखे ना वो है कि जी कि आप हीरो बन जाएं, मुल्क के लिए कुछ कर दें, तो मैं आपके भी पोर्ट्रेट बनाऊंगी और मेरी लिस्ट बढ़ती चली जाएगी। और बड़े बेहतरीन से हैं, और फिर उनको अपनी सकाफत से मोहब्बत है, हर एक को होनी चाहिए। खैर, हम आगे चलते हैं। दूसरे ममालिक का कल कुछ मैच हुआ है और उस मैच के ऊपर इकरा को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़। जैसे कि हमने ओपनिंग में भी बात की थी कि मैं बहुत अफसरदा भी हूँ उस मैच की वजह से कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अफगानिस्तान जितनी अच्छी फॉर्म में है तो वो अच्छा ही खेल पेश करेगा और कल जीतेगा भी मैच। और मैं बड़े श्योरिटी से हर एक को कहती अफगानिस्तान जीतेगा। लेकिन जब अफगानिस्तान नहीं जीता तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ कि मेरी तो बड़ी इंसल्ट हो गई कि अफगानिस्तान नहीं जीत पाया है। अफगानिस्तान ने अच्छा नहीं किया। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने जी पहली फतह हासिल की, और ऐसी फतह हासिल की है जो किसी ने हासिल नहीं की। टॉप स्कोर जो है नहीं, मतलब सबसे बेहतरीन इस T20 वर्ल्ड कप की बेहतरीन बैटिंग देखी जाए तो वो भारत की जानिब से हुई। ओपनिंग पेयर ने बेहतरीन बैटिंग की, हार्दिक पांड्या ने नीचे से आके मतलब क्या कहा जाए, अफगानिस्तान के खिलाफ खैर हालिया वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्कोर भी बन गया। और ये ऐसी बॉलिंग थी जो पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, लेकिन कल ऐसा लग रहा था कि शायद ये वो बॉलर्स ही नहीं है या वो बॉलिंग ही नहीं हो रही। राशिद खान जिनको इस तरह से मार पड़ते हुए हम नहीं देखते, उनको भी अच्छी खासी मार पड़ी। अब ये जो कामयाबी थी ना, ये तो थी तो इंडिया को बहुत, इंडिया मतलब खुश हो रहा होगा इस कामयाबी के बाद। लेकिन सोशल मीडिया पे अच्छी खासी मशकूक बनी हुई है, खासतौर पर मगर अफगानिस्तान और भारत के दरमियान के टॉस की अगर बात करें, हमने स्टार्टिंग में बात की, उसकी भी वीडियो खूब वायरल थी, मैं आपको दिखाई भी थी स्टार्टिंग में कि वो वीडियो जो है वो किस तरह से वायरल हो रही है और किस तरह से उसके ऊपर ट्रोलिंग भी कर रहे हैं, मीम्स भी बन रही हैं बहुत सारी उसके बाद सोशल मीडिया में। अगर मुझे ज़ाती तौर पे वैसे लगता नहीं है, मैंने पहले भी ये जिक्र किया था, इकरा को बहुत ज़्यादा लगता है। इकरा दूसरी तरफ मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मामला है, और टॉस वाली बात खास तौर पे मुझे कोई इतनी संजीदा नहीं लगती है। अच्छा, मुझे संजीदा वैसे लग रही है, बहुत संजीदा पॉइंट ऑफ व्यू हर एक की डिफरेंट हो सकते हैं, हम तो बहुत संजीदा लेकिन बहुत हो सकती है। खैर, इसके साथ मजबूत स्पिनिंग अटैक के साथ बड़ी टीमों को टफ टाइम देने वाली अफगान टीम कल के मैच में किसी और ही रंग में हमें नज़र आई थी। अब हम ये किस रंग में नज़र आई, क्यों नज़र आई, हम इस पर बात भी करेंगे। मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक कप्तान भी हैं टीम के, आमिर सुहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आमिर सुहेल साहब। तो पहले तो हमें बताइएगा कि अफगानिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले गुज़श्ता रोज़ की जो मैच है वो मतलब ऐसा दिखाई दिया था जैसे कि ये वर्ल्ड कप की बजाय मतलब कोई दोस्ताना मैच है, फ्रेंडशिप मैच है, जिसमें मैं हमजा को भी कही थी कि हमजा इस तरह तो गली मोहल्लों में दोस्तों को आपस में बंदा खिलाता है ना कि यार तुम छक्के चौके मारते हो, तुम खेली जाओ, मैं तुम्हें खिलाई जाता हूँ, वैसा लग रहा था। तो अफगानिस्तान की तरफ से पहले कमज़ोर बॉलिंग हमने देखी, फिर जारहाना बैटिंग, मतलब सोशल मीडिया पर तो इसको मतलब कुछ और ही रंग में जो है वो पेश किया जा रहा है। आप समझते हैं कि कुछ दाल में काला है? देखिए, मैं फिक्स वगैरह का तो उसकी तरफ नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जो कंडीशंस हैं, आपने पिछले मैचेस में देखा जहां पे गेंद फंस रहा था, इंडियन जो बैट्समैन थे वो स्ट्रगल कर रहे थे। इनको बल्ले के ऊपर पेस चाहिए बॉल की, फिर ये कंफर्टेबल होते हैं। जो पिच प्रोड्यूस की गई उसका एडवांटेज इंडिया ने उठाया, और आपने देखा कि जो अफगानिस्तान की टीम थी वो
स्लो पिचेस के ऊपर ज़्यादा डोमिनेटिंग नज़र आ रही थी, ज़्यादा वो जो है वो बैट्समैन को परेशान कर रहे थे। आज उनके नजीब भी नहीं थे अवेलेबल, जिसकी वजह से बॉलिंग जो है वो इस पिच के ऊपर एक्सपोज हुई, और वो जो प्रेशर था उसकी वजह से इन्होंने फील्डिंग भी कोई अच्छी नहीं की, जिसकी वजह से इंडिया एक बड़ा टोटल बोर्ड के ऊपर लगाने में कामयाब। ठीक है, इसे दुरुस्त बात है। ये अगर तज्जिया करना है तो फिर ऐसा तज्जिया ही वाकई होना चाहिए कि जी के पिच जो है वो आप देखिए वो मेज़बान है, उनके इख्तियार में भी है, तो उस तरह का उनको फ़ायदा हो रहा था उसके अंदर, ये बात दुरुस्त है। और पाकिस्तान के मैच के अंदर हम देख रहे थे कि बाद में बॉलिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, तो शायद इसलिए फैसला किया गया। खैर, हम अपने खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं। अब T20 नई रैंकिंग सामने आ गई। आमिर भाई, बाबर आजम नंबर 1 T20 बैटर एक बार फिर से बन गए हैं। अभी वो वनडे के भी बेहतरीन बल्लेबाज हैं, T20 के भी बेहतरीन बल्लेबाज हैं, टेस्ट में भी टॉप 10 के अंदर है, 7वीं पोजीशन है। अब इस उरूज का क्रेडिट आप किसको देंगे? ये बाबर आजम का क्रेडिट बनता है या फिर नहीं, टीम मैनेजमेंट ने भी बड़ी मेहनत की है, या किसी पुराने कोच ने? देखिए, T20 क्रिकेट में तो पाकिस्तान काफ़ी अरसे से टॉप पोजीशंस पे है, और बाबर आजम की जहाँ पे आप बात कर रहे हैं कि वो T20 में भी जो है टॉप के ऊपर आ गए। देखिए, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म था कि जी ये इनके पास बड़े शॉट नहीं है, छक्के नहीं मारते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। अब मेरा ख्याल है पाकिस्तान सारे को अंदाज़ा हो गया होगा कि छक्कों से ही जो है वो आप प्लेयर नहीं होते। आप सिंगल भी करें, गेंद आपको छोड़ना भी आता हो, आप प्रेशर एब्जॉर्ब करना आता हो, ओकेशनल बाउंड्री लगाएं, छक्का लगाएं, तो आप जो है ना सिर्फ अपनी टीम के लिए बहुत कुछ अचीव करवा सकते हो, अपने लिए बहुत ज़्यादा अचीव करते हो। सो मैं यही कहूँगा कि जो जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको तकलीद करनी चाहिए बाबर आजम की, कि उस तरह बैटिंग करनी है, टेक्निकली वेल इक्विप्ड होकर बैटिंग करनी है, और उसमें अगर आपकी एबिलिटी है छक्के मारने की, चौके मारने की, जब आपकी टीम को ज़रूरत हो, तो आप जो है वो इंटरनेशनल रैंकिंग में अगर आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ऊपर ही आएंगे। और T20 में हम लोग जो है वो बहुत अरसे से टॉप टीम रहे हैं। सो इसमें हमें जो है वो ज़्यादा खुशी तो होनी चाहिए, लेकिन हम लोग जो है हमें छलांगे नहीं मारनी चाहिए। अभी हम टेस्ट मैच क्रिकेट और ODI क्रिकेट में बहुत ठीक बात कर रहे हैं। अच्छा आमिर साहब, अगर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की तो शदीद हम देखते हैं कि प्रेशर में भी बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। इस मोमेंटम को हम अगर देखें कि हम इसको जारी रखना चाहते हैं तो फिर टीम को क्या करना होगा? देखिए, मोमेंटम जारी रखने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि 1 स्टेप अहेड रहना है अपने ऑपोजिशन। आपने जिस तरह भी स्कोर किया है, ऑपोजिशन जो है वो आपके खिलाफ प्लान बना रही होगी, और अब आपने ये सोचना है इन जगहों के ऊपर मैंने रन्स किए, अब ऑपोजिशन वो मेरे रन्स ब्लॉक करने की कोशिश करेगी, अब मुझे इन जगह के ऊपर ज़्यादा वो गेंद डालने की कोशिश करेगी। सो आपने उसके लिए रेडी रहना है। अगर आप उसके लिए रेडी होंगे, आपने उसके लिए प्रैक्टिस की होगी, तो आपको कोई मसला नहीं होगा, मोमेंटम आगे जाता रहेगा। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि हाँ मैंने ये कर लिया और इसी तरह रन्स होते रहेंगे, ऑपोजिशंस आजकल आपको पकड़ लेती हैं, पहले भी पकड़ लेती थी, अब भी पकड़ लेंगी। और जहाँ तक बॉलिंग की बात है, आपने बैट्समैनों को रीड करना है, पिच को रीड करके बैट्समैन की एबिलिटी को देख के अगर आप अच्छा प्लान बना के आएंगे तो आपको सक्सेस ही मिलेगी, और मोमेंटम जो है वो आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है। आमिर भाई, अब ये जो है आखिरी 5वां मैच है स्कॉटलैंड के खिलाफ, उसको हम संजीदा बिल्कुल भी शायद नहीं ले रहे होंगे, लेकिन हमारे पास फिर सेमीफाइनल है और फाइनल है। कोई गलती की गुंजाइश नहीं, अभी तक वैसे हमने नहीं की, फिर भी गलती की गुंजाइश नहीं होगी। खास तौर पर कप्तान को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? देखिए, अपने ऊपर बिलीव रखना है, और चूंकि ऑपोजिशंस आपसे डरी हुई है और जिस तरह आपने अपनी धाक बिठाई हुई है, आपने उसी कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, लेकिन मेहनत ज़रूर करनी है और अपने दिमाग का जो इस्तेमाल है उसको कॉन्टिन्यूसली करना है। अगर आप ये करते रहे तो रोकना मुश्किल होगा। आमिर भी बहुत शुक्रिया आपका, पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। खैर, अब हम तो बैठ के देख रहे हैं कि बाकी टीम्स क्या कर रही हैं। हमने सेमीफाइनल खेलना है, किसके खिलाफ खेलना है ये हमें पता लग जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह हम बेहतरीन मैच खेलेंगे और ये बाहर निकल आएंगे। उसने ये कर दिया, टीम ने, उसने वो कर दिया, शायद भारत का दिन था। हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह। सुबह सवेरे पाकिस्तान।